अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब बहुत खैरियत से होंगे। We are officially welcome you all the change makers on this EU Day for the victims of the global climate crisis. And I highly welcome you all. My name is Mosma Batul, and today I'll be hosting and moderating your session in this webinar. We have our distinguished speakers in this webinar as well. So before starting the session, there is a brief introduction of the Burak Association. So basically, what is Burak Association? The Burak Association is an all-domain youth-run social impact startup जो बेसिकली 9 डिफरेंट डोमेन्स के अंदर काम करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास यूथ एम्पावरमेंट है, विमेन एम्पावरमेंट है, चाइल्ड प्रोटेक्शन है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है। इसके अंदर हम एनिमल राइट्स के बारे में भी बात करते हैं, और इसके ऊपर हमारे पास जो इग्नोरेंस है और जो हमारे पास डिजिटलाइजेशन और एक लीडरशिप नर्सरी का कॉन्सेप्ट है बुराक का, हम उसके ऊपर भी काम करते हैं। सो वी हैव लाइक मल्टीपल डोमेन्स जिसके अंदर हमारी टीम्स काम कर रही होती है। टीम एसटीजी इज वन ऑफ देम। So what is the vision of Burak? So our vision is to show that the world, that Pakistan is capable of achieving that elevated status, because हमारी जो population है उसके according हमारी जो youth है वो बहुत बड़ा chunk है हमारी population का। So we have the potential. Maybe to some extent we have lesser resources, but doesn't mean कि हम लोगों के पास potential नहीं है। तो हमारा vision ये है कि हम लोग youth को ऐसा platform provide करेंगे जिसके अंदर we can showcase our skills, we can showcase our vision toward the world कि हम लोग आपके साथ compete करने के लिए तैयार हैं, हम आपके साथ सेम पेस के ऊपर काम करने के लिए तैयार हैं। तो जिस चीज को लैक कर रहा था पाकिस्तान, वो था एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप इम्पैक्ट के लिए काम करें। सो बुराक एसोसिएशन ने उस गैप को फुलफिल किया है विद द मिशन टुगेदर वी विल, जहाँ पर बेसिकली आप एम्पावर करते हैं जो कॉमनर्स ऑफ पाकिस्तान है, जो यूथ ऑफ पाकिस्तान है उनको, ताकि वो हमारे जो पाकिस्तान है उसकी बेटरमेंट में काम करें। बुराक एसोसिएशन इज द प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम मोस्टली इम्पैक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं। तो हमारा विजन भी इसी तरीके का है। मूविंग फॉरवर्ड, दीज आर फ्यू ऑफ द डोमेन्स दैट आई मेंशन्ड इन द स्लाइड, जिसके अंदर हम काम करते हैं। तो हमारे पास इन सारी डोमेन्स के लिए डिफरेंट फेलोशिप्स हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, डिफरेंट ट्रेनिंग्स हैं, जिसके अंदर बुराक ऑपरेट करती है। वी आर लाइक करंटली वी आर ऑपरेटिंग इन मोर देन 150 यूनिवर्सिटीज ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। हमारे पास हमारे अब्रॉड में एम्बेसडर्स भी हैं जो बुराक को प्रमोट करते हैं, और वी हैव आवर स्टूडेंट ओवर देयर एज वेल। सो cut to, we have our webinar theme this day. So before starting, I really wanted to know कि आप में से कितने लोग हैं जिन लोगों को इस डे के बारे में पता था कि ईयू ने एक स्पेशली एक डे डिक्लेयर किया हुआ है जिसके अंदर वो लोग रिमेम्बरेंस की बात करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने फाइट किया है क्लाइमेट चेंज को, या वो लोग जो विक्टिम है क्लाइमेट चेंज के। तो आप में से कितने लोग जानते थे? आई जस्ट रियली वांटेड टू नो इफ यू कैन रेज योर हैंड और टेल मी इन द चैट बॉक्स, ताकि हमें आइडिया हो कि आप लोगों के अंदर इस चीज़ की कितनी अवेयरनेस है कि इस तरह का कोई आइडिया या कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता था इससे पहले। तो अब्दुल हनान कह रहे हैं कि उनको कोई आइडिया नहीं था इस बारे में। इफ यू कैन गाइस जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स सो आई विल गेट अ रफ आइडिया अबाउट इट। मिस किंजा इश्तियाक कह रही हैं हैड नो आइडिया अबाउट इट। यस मिस हफ्सा, गो अहेड। ये जो यूरोपियन यूनियन था उसने ये 15 जुलाई का डे डिज़ाइन किया था एज अ विक्टिम फॉर द ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस। वो इसलिए क्योंकि उस टाइम पे अराउंड आई थिंक 2023 या 2021 में सेंट्रल यूरोप में एक आया था डेडली फ्लड था जर्मनी और बेल्जियम में, तो वहाँ पर इस वजह से फिर उन्होंने ये डे किया था। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच मिस हफ्सा, आई हाईली अप्रिशिएट कि आपने इसमें पार्टिसिपेट किया। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, जब हम इस वेबिनार को डिजाइन कर रहे थे, जब हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे विद आवर टीम, तो दिस इज द थीम जिसके साथ हम लोग आए थे। बेसिकली ये हमारे पास पार्लियामेंट की भी थीम है, जो यूरोपियन पार्लियामेंट है या जो ईयू इन जनरल है, उसकी भी हमारे पास यही थीम है। वो थीम कहती है फ्रॉम रिमेम्बरेंस टू रेजिलियंस, ऑनरिंग द विक्टिम्स। अब यहाँ पर हमारे पास इस टॉपिक के अंदर आप दो कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि आगे स्लाइड्स में भी एक्सप्लेन हुआ होगा। फर्स्ट ये कि ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि हमारे पास
रिमेम्बरेंस का टाइम, दैट वी कैन इवन एक्नॉलेज दोस्त जिन्होंने क्लाइमेट चेंज की वजह से या किसी क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से अपनी लाइवलीहुड को, अपनी जिंदगियों को या अपने लव वंस को खोया है बिकॉज ऑफ दैट क्लाइमेट क्राइसिस। बिकॉज जैसे कि आप देखते हैं हमारे पास जो दुनिया है वो बहुत एक रियलिस्ट वर्ल्ड की तरफ जा रही है। तो नोबडी रियली एक्नॉलेज कि हमारे पास जो क्लाइमेट क्राइसिस है वो कोई क्राइसिस है। इवन if the world is like acknowledging the fact that it's a crisis, हमारे पास कुछ politicians होते हैं या कुछ leaders होते हैं, if we specifically talk about the like president Donald Trump है हमारे पास, वो hardly इस चीज को reject करते हैं कि हमारे पास climate change exist नहीं करता। So specifically this day कि हम remembrance करेंगे उन लोगों की जो climate crisis से affect हुए, itself is a big symbol कि we are like working on it and we acknowledge the fact कि हमारे पास इस तरीके की कोई चीज एग्जिस्ट करती है, एंड इट्स अ वेरी गुड स्टेप बाय द यूरोपियन यूनियन। सो इफ आई मूव फॉरवर्ड, तो बेसिकली हमारे पास जो लाइक आज का जो दिन है, हम उसके लिए यहाँ पर क्यों आए? अब देखिए, आप लोगों का अपने बिजी स्केड्यूल्स होंगे, बट स्टिल यू आर हियर फॉर अ रीजन। द रीजन इज लाइक कि हमारे पास जो क्लाइमेट चेंज है, आज से 2 डेकेड्स पहले या 3 डेकेड पहले ये माना जाता था कि हमारे पास क्लाइमेट चेंज आएगा, उसके इम्पैक्ट्स होंगे और बहुत हार्श इम्पैक्ट्स होंगे। बट अगर अब आप अपने आसपास देखें तो क्लाइमेट चेंज इज नो लॉन्गर अ फ्यूचर थ्रेट, इट इज बेसिकली अ प्रेजेंट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, जिससे हमारे पास मिलियन एंड बिलियन ऑफ जो लोग हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं। तो सम स्कॉलर्स, इट्स नॉट लाइक कि आप कहें कि मिलियंस ऑफ पीपल इससे इम्पैक्ट होंगे, वो कहते हैं कि एवरी स्पीशीज दैट एग्जिस्ट इन दिस इकोसिस्टम, उस पर उसका इम्पैक्ट होगा। अब अगर मैं सिर्फ आईपीसीसी के अकॉर्डिंग बताऊं तो हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है और जो इंटेंसिटी है एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स की, और इवन जो हमारे पास फ्लड्स आते हैं, हीट वेव्स आते हैं, अब दिस इज नॉट समथिंग के जो बहुत रेयरली आना स्टार्ट हुए थे। लाइक अगर हम अर्ली 21st सेंचुरी की बात करें तो हमने देखा वहां पर कि बहुत चंद ऐसे इवेंट आए थे जिसके अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डिजास्टर आना स्टार्ट हुए थे। बट इन रिसेंट ईयर्स अगर आप देखिए तो देयर इज द सिस्टमैटिक साइक्लिक पैटर्न, जिसके अकॉर्डिंग आप देखते हैं कि हर साल कोई ना कोई नेचुरल डिजास्टर हमारे पास आती है। अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो अब ये पाकिस्तान के अंदर नॉर्म बन गया है कि हमारे पास स्पेसिफिक मंथ्स होंगे जिसके अंदर हमारे पास हीट वेव्स होंगी, और हमारे पास स्पेसिफिक मंथ्स होंगे जहाँ पे जैसे मूनसून स्टार्ट होगा आपके पास फ्लडिंग स्टार्ट हो जाएंगी। नाउ दिस इज ऑल अबाउट लाइक, अब आपके पास एक साइक्लिक पैटर्न है जिसको आप ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। इवन अगर आप अभी करंटली अपने आसपास देखें तो पिछले टाइम्स के अंदर या पुराने जो हमारे पास वक्त है उसके अंदर आपने इतनी गर्मी या इतने एक्सट्रीम वेदर नहीं देखा होगा जितना आप अब देखते हैं। इवन इन द हिली एरियाज, इवन इन द माउंटेन्स, यू कैन सी कि हमारे पास जो एक टेम्परेचर है उसने एक डिफरेंट शिफ्ट लेना स्टार्ट किया। तो अगर हम सिर्फ क्लाइमेट डिजास्टर की डिस्प्रोपोर्शनैलिटी की बात करते हैं तो इससे हमारे पास सबसे ज्यादा वल्नरेबल पॉपुलेशन इम्पैक्ट होती है। स्पेसिफिकली वो लोग इम्पैक्ट होते हैं जिनकी अडेप्टिव कैपेसिटी बहुत कम है। अब अडेप्टिव कैपेसिटी का ये मतलब होता है कि आप जब अडेप्टेशन कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि एक ही डिजास्टर आना है। लाइक वी कैन टेक एन एग्जांपल, हमने एग्जांपल ली कि हमारे पास एक हीट वेव का सीजन आना है। अब आपने उससे अडेप्ट क्या किया कि ओके अगर हीट वेव आएगी तो दीज आर द प्रिकॉशंस बाय द, लाइक अगर एड्स देखते हो टीवी के ऊपर तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्पेसिफिकली हिदायत जारी की होती है अपने नेशनल टेलीविजन पे कि आपने ये स्टेप करने हैं कि यूज अम्ब्रेला, डिहाइड्रेशन नहीं रखनी आपने, और ये फूड्स खाएं एंड ऑल दैट। देयर इज अ होल सिस्टम। बट वो लोग जिनके पास वो प्रिविलेज ही नहीं है कि वो उन चीजों को एंजॉय कर सके, वो इससे इम्पैक्ट होते हैं। जिससे हमने देखा कि हमारी जो सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैं वो ज्यादा विजिबल होने लगी है सोसाइटी के अंदर बिकॉज ऑफ दिस। दिस इज नॉट लाइक कि हम सिर्फ रिमेम्बरेंस कर रहे हैं आज उन लोगों की जो इससे इम्पैक्ट होकर जिनकी डेथ हो गई है या जिन्होंने बहुत एक्सट्रीम चीजें देखी, बल्कि इसमें वो कम्युनिटीज भी शामिल हैं जिनमें कैपेसिटी ही नहीं थी, जिनमें इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का एस्पेक्ट ज्यादा आ जाता है। सो वी कैन विटनेस दोज थिंग्स। सो आज अगर हम यहाँ पर हैं तो हम इस चीज को एक्नॉलेज करते हैं कि हमारे पास जितने भी क्लाइमेट चेंज है, these are the real things, these are not no longer a future threat, but it's the current humanitarian biggest crisis in the world right now. So the EU Day for the Victims of the Global Climate Crisis reminds us all that every climate disaster represents human loss, not merely environmental damage. अगर आप देखें तो अब there is a dilemma, there is a irony अगर आप इस statement को देखें
EU का डे है यहाँ पर। लाइक वी हैव विटनेस कि हमारे पास दुनिया में ऑलमोस्ट सारे लोग ही इम्पैक्ट हुए हमारे पास। आप साउथ एशिया के अंदर देख लें, आप अफ्रीका में देख लें, आप मिडल ईस्ट में देख लें, वी हैव द वर्स्ट फेमिन एक्सपीरियंस ओवर देयर। बट यूरोप में उस चीज को एक एग्जिस्टेंशियल चीज को उन्होंने रिकग्नाइज किया। हमारे यहाँ पे मसला ये आता है कि हम उस चीज को रिकग्नाइज नहीं कर सकते। जब तक आप एक मसले को रिकग्नाइज नहीं कर सकते, जब तक आप एक चीज को एक्नॉलेज नहीं कर सकते, तब तक आप उस चीज के ऊपर ना पॉलिसी बना सकते हैं, ना आप उस चीज के ऊपर काम कर सकते हैं। सो हम ये देखते हैं कि हमारे पास वो जो लॉस हुआ था, स्पेसिफिकली अगर हम यूरोप की बात करें, तो वो उसको एक पास्ट की चीज नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कि ये हमें इस चीज की स्ट्रेंथ दे सकता है कि हम फ्यूचर में आने वाले क्लाइमेट क्राइसिस के बारे में एक प्रिवेंशन बना सके, एक ऐसा प्लान बना सके जो कि प्रोएक्टिव हो, रिएक्टिव ना हो। तो बेसिकली अभी जो मैं आपको पूरा बैकग्राउंड समझा रही थी, आई रियली वांट कि मैं एक ऐसा ग्राउंड बना सकूं जिसमें आज का वेबिनार के अंदर एटलीस्ट यू कैन गॉट द सिंपल एंड रफेस्ट आइडिया कि हम बात किस चीज के ऊपर कर रहे हैं। सो एस्टेब्लिश इन 2023 के अंदर जो हमारे पास यूरोपियन पार्लियामेंट है और यूरोपियन कमीशन है एंड विद द काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन, अगर मैं सिंपल अल्फाज में कहूँ तो हमारे पास जो ओवरऑल EU थी, उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया, जिसमें उन्होंने इस चीज को डिक्लेयर किया कि हम हर साल 15 जुलाई को इस डे को सेलिब्रेट करेंगे इन द रिमेम्बरेंस ऑफ दोज विक्टिम्स। तो जिसका पर्पज ये था कि आप ऑनर करेंगे उन इंडिविजुअल्स को और उन कम्युनिटीज को जो क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर से इम्पैक्ट हुए हैं। आप उसके अंदर अवेयरनेस बताएंगे क्लाइमेट रिस्क के हवाले से, और आप रेजिलियंस को प्रमोट करेंगे। सो बेसिकली द होल पर्पस वाज टू मेक पीपल अवेयर and to build the resilience, policies and infrastructure and everything that included in it, कि आप उन लोगों को ऑनर करें जिन्होंने अपनी जिंदगियां गंवाई इसमें, ताकि आने वाली फ्यूचर जनरेशन उस चीज से बच सके। तो बेसिकली जो हमारे पास ये स्पेसिफिकली डेट क्यों ली गई थी, जैसे कि अभी हमारे यहाँ पर एक पार्टिसिपेंट ने भी इस चीज का जिक्र किया कि हमारे पास एक कैटास्ट्रॉफिक यूरोपियन फ्लड्स हुए थे जुलाई 2021 के अंदर, विच इज द डेडलीस्ट नेचुरल डिजास्टर इन रिसेंट यूरोपियन हिस्ट्री। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए EU ने इस चीज को रिकग्नाइज किया कि इन वल्नरेबल कम्युनिटीज का जो ना सिर्फ यूरोप के अंदर है बल्कि अराउंड द वर्ल्ड है, ऑल ओवर द ग्लोब है, हम उनको रिकग्निशन देंगे। अगर हम स्पेसिफिकली इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये दो चीजों के ऊपर इनका कॉम्प्लीमेंट्री पर्पस था, विच इज वन द रिमेम्बरेंस। ऑफ कोर्स इट्स मोर लाइक रिमाइंडर फॉर देयर सेल्व्स कि ओके हमारे साथ ये हुआ था, so now we need to work on it, and a collective action which is interlinked to the remembrance, because जब आप एक चीज का रिमाइंडर लेते हो, यू नो कि अब मुझे इसके ऊपर कुछ करना है, तो आप उसके लिए कलेक्टिव एक्शंस लेके आते हो। दिस इज इट्स लाइक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। So the collective action to reduce the future climate risk through adaptation, mitigation, and resilience building. So this is the whole concept about it. So my part of moderation was just to give you the overview of this day, because we have such an distinguished speakers with us today with different topics. So it's just to make it short, this is the world map. अगर आप इस वर्ल्ड मैप को गौर से देखें तो इसके अंदर हमारे पास जो रेड एरिया है, विच इज बेसिकली इन अफ्रीका मोस्टली, और इन साउथ एशिया एंड ऑल दैट, ये बेसिकली वो कंट्रीज है जो हमारे पास डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है। दीज ऑल आर द डेवलपिंग कंट्रीज। और अगर आप ऊपर इनका इंडेक्स देखें, या ऊपर जो इन्होंने एक कलर थीम दी है, उसमें से जो हाईली रिस्क एरिया है वो यही एरिया, विच मीन्स कि हमारे पास एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। इसका मतलब ये है कि वो लोग जिन्होंने आपकी कार्बन इमिशन के अंदर कुछ 2 से 3% की कंट्रीब्यूट किया होगा हिस्टोरिकली, तो आज उसको उन चीजों का पे करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ दैट। और इधर अगर आप अपने लेफ्ट साइड पे देखें कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स को, ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दीज आर द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, और फिर भी इनका रिस्क हमारे पास सबसे लीस्ट आता है। तो इट्स मीन कि ये एक ग्लोबल फिनोमेना है। अगर नॉर्थ से इसके ऊपर कुछ काम किया तो साउथ भी उसको पे करेगा, एंड सेम गोज फॉर द लाइक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। अगर कोई चीज इन्वायरमेंट को हार्म करने के लिए कर रही है तो उसका पे बैक उनको भी करना पड़ेगा, और साथ में उनको भी करना पड़ेगा जो उसका पार्ट नहीं है। So this is all from my side as an introduction of this topic. This is my LinkedIn profile. As I'm working with team SDGs at the Graph Association, you can
visit my LinkedIn profile and you can ask question over there if you have any. So I hope कि आपको थोड़ा बहुत introduction समझ आ गया होगा. Guys, you can react if you want to. और अगर आपको कोई सवाल है तो हम उसको end पे भी address कर सकेंगे. We have a Q&A questions. And अभी के लिए हमारे पास and आप लोगों का कोई question हो तो you can type down here. और अगर आप कोई चीज ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं. सो बगैर कोई टाइम जाए कि बिकॉज आई नो आप लोगों का टाइम भी बहुत प्रेशियस है, हम अपने गेस्ट स्पीकर्स की तरफ आते हैं. सो वी हैव आवर फर्स्ट गेस्ट स्पीकर मिस एमन. Miss Ayman Sultan, it's an honor to introduce such a great, fellow of mine. We're working in the same team. So, a passionate community nutritionist dedicated to improving the health and well-being of the vulnerable communities. So Ayman's work focuses on like addressing the malnutrition, particularly among the children and pregnant women. So evidence-based nutritionist interventions and community-based centered healthcare approaches, and also empowering people with the right knowledge and practical tools that is essential for building healthier and resilient communities. So today she will bring a valuable insight to the critical connection between the nutrition, the public health, and the sustainable development. So please give a warm welcome to Miss Ayman Sultan. Miss Ayman, over to you. Thank you, Mozma, for the introduction. मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, you are completely audible. और ये slides भी नजर आ रही हैं? Yes, your slides are also visible. Okay. Assalamu alaikum, guys. I am Ayman Sultan and I am a nutritional trainer at the Burak. So today we will discuss about a rising tide of a risk. इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो फ्लड्स आते हैं पाकिस्तान में वो वुमेन, हॉर्मोन्स, मैलन्यूट्रिशन और फूड इनसिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं. स्पेशली वुमेन्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं. कहा जाता है कि पाकिस्तान एक लीस्ट 1% है जो ग्लोबल इमिशन में हेल्प नहीं करता, ग्लोबल इमिट करता है और जो है 5th मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्री है. लेकिन अगर देखा जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि 10% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारी 2/3 ग्लोबल वार्मिंग की. क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, जैसे जैसे डिफोरेस्टेशन हो रही है, जैसे जैसे ट्रीज कट रहे हैं, कॉलोनीज बन रही हैं और फ्लड्स आ रहे हैं, कोई प्रॉपर रोड मैप नहीं है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है. ना कि सिर्फ हमारे इस फ्लड्स की वजह से बल्कि हमारे रवैयों पर भी. तो जैसे कि देखा जाए कि 2022 में अगर हम बात करें तो 33 मिलियन पीपल अफेक्ट हुए थे डिस्प्लेस ऑफ इम्पैक्टेड बाय द 2022 मॉनसून फ्लड, और जिसमें 30 बिलियन जो हमारा इकोनॉमी डैमेज हुआ था और 1/3 जो हमारी लैंड थी वो सबमर्ज हो गई थी, बिल्कुल खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से आइंदा आने वाले सालों में हमें गंदम का बहुत ज्यादा बुरहान था, हमें चावलों का बहुत ज्यादा बुरहान था, इवन हमारी जो कॉटन फील्ड थी उस पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ. अगर हम अब बात करते हैं क्राइसिस रिटन ऑन द वुमेन्स बॉडी कि क्या हर दफा फ्लड्स आते हैं और क्यों बार बार ये लोग बात करते हैं कि औरतों के साथ ये मसले हो रहे हैं, क्यों औरतों के बार बार ये बात करी जा रही हैं कि फ्लड्स आ गए तो औरतों के पास ये नहीं है वो नहीं है. क्योंकि एक जब हमारी बॉडी इस तरह अल्लाह ने डिज़ाइन की है कि अगर हम थोड़ा सा भी स्ट्रेस ले लेना, हमारा हमारा थोड़ा सा भी चेंज हो जाए हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग में, तो हमारी जो बॉडी है, हमारा जो सोचने का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है. लाइक 2022 की हम बात करें, मॉनसून फ्लड एक्सपोज डीप जेंडर फ्लॉट लाइंस, वुमेन एंड गर्ल्स बोर्न एट डिसएप्रोप्रिएट बर्डन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मेडिकल निग्लेक्ट एंड लॉस. बहुत ज़्यादा लॉस हुआ वुमेन की हेल्थ के ऊपर. 8 मिलियन जो थे डिस्पोज हो गए थे, 8 जो लोग थे वो घरों से बेघर हो गए थे, कोई उनके पास रहने के वसाइल नहीं थे. 650,000 जो प्रेग्नेंट वुमेन थी उनको कोई मेटरनल केयर नहीं दी गई फ्लड जोन्स में, बहुत ही कम प्रोवाइड किया गया और जितना दिया जाता था उतना पूरा नहीं होता था. और 73,000 जो बर्थ एक्सपेक्टेड थी उस टाइम 73,000 बर्थ एक्सपेक्ट किए जाते थे, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा रेशो कम हो गई क्योंकि डेथ रेट बहुत ज़्यादा होने लगी और 1460 प्लस जो फैसिलिटीज थी वो डिस्ट्रॉय हो गई. अब हम बात करें मैटरनल केयर की, तो इन जगहों पर मैटरनल केयर देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे जैसे मैटरनल केयर कम होगी इन्फेक्शनस डिजीजेस ज़्यादा होंगे.
अगर हम बात करें जैसे मलेरिया आता है, एक सीजन होता है कि मलेरिया ने आना है, मच्छरों ने आना है, डायरिया फैलेगा और बहुत से ज्यादा उसके नुकसानात होंगे। थोड़ा सा भी पानी हमारे घरों के बाहर, हमारे सहन में, हमारे ग्राउंड्स में भी खड़ा हो तो मच्छर इकट्ठे हो जाते हैं और बच्चों को बीमार करते हैं। और आप सोचें कि वहां पर उन इलाकों में, केपीके में, बलोचिस्तान, सिंध और जो मेजर इलाकों में बहुत ज्यादा पानी आया है, वहां पे कितना मलेरिया का इफेक्ट हुआ होगा और कितने वहां पे वुमेन और बच्चे इफेक्टेड हुए होंगे। ये इसी तरह है कि स्ट्रेस ज्यादा हुआ, वुमेन्स का स्ट्रेस ज्यादा हुआ और हाइपोथैलेमिक जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है उस पर भी ज्यादा स्ट्रेस आ गया हमारे। फिर उसके बाद जो है चेंजेस आने लगी बिहेवियर में। और सबसे इम्पोर्टेंट चेंज जो हमारे वुमेन की बॉडी में आता है वो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। इस तरह इफेक्ट करता है कि इसको सही करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, मंथ्स लग जाते हैं, इवन ईयर्स भी लग जाते हैं। तो हमारा जो प्री मेंस्ट्रुअल एक सेशन है, जो क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से आता है, वो भी कोर्टिसोल हाई होने की वजह से बहुत ज्यादा। और ये भी बहुत देखा गया इन फ्लडेड एरियाज में कि औरतों का कोर्टिसोल रेशियो बहुत ज्यादा हाई हो गया, जिसकी वजह से उनको स्ट्रेस हुआ और स्ट्रेस की वजह से उनके जो चेंजेस थी प्री मेंस्ट्रुअल, उनको जो इफेक्ट होते थे वो बहुत बुरे आए। खाने पीने का उनको नहीं ध्यान होता था, उनको अपनी सेहत का नहीं ध्यान होता था। इवन इस कंडीशन में ये होता है कि खाना पीना क्या, हम हर चीज भूल जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो सोचने की सलाहियत होती है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाती है। अब इसके अलावा हमें और बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि सोशल इश्यूज का भी देखना पड़ा। कल्चर भी हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो देहातियों में कल्चर भी है, ट्रेडिशन भी है कि घर में कोई मर्द होगा तो औरत कहीं बाहर जा सकती है, कोई काम कर सकती है। मैं आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ, मैं फील्ड में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा फील्ड में, अगर किसी ने अपनी कम्युनिटी को, अपने एरिया को जज करना है ना कि क्या हालात चल रहे हैं, उसको चाहिए कि वो अपनी कम्युनिटी में जरूर विजिट करे, जरूर काम करे। जब मैंने काम करना शुरू किया ना तो मैं हैरान थी कि क्या इस तरह के भी इश्यूज अभी तक मौजूद हैं। इतनी 2026 आ गया है और इस तरह का अभी भी हालात चल रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे हम बात करें ट्रैप बाय ड्यूटी, नॉट जस्ट बाय द वाटर, कि अभी भी औरतों को इतनी आज़ादी नहीं दी जाती, इतनी मेंटली उनको इतनी एम्पावर नहीं किया जाता कि वो घर से भी बाहर निकलें या अपने लिए कुछ कर सकें। मुझे याद है कि मैं एक कम्युनिटी में अपनी रिमोट एरिया में गई थी, तो वहां पर एक फीमेल थी, वो प्रेग्नेंट थी। वो बिल्कुल स्लिम थी, उनको देखकर नहीं लगता था कि वो प्रेग्नेंट होंगी। लेकिन जब मैंने उनको एग्जामिन करना शुरू किया, उनसे बातचीत करनी शुरू की, तो पता चला कि वो 8 मंथ प्रेग्नेंट है। वो कहीं हॉस्पिटल नहीं जा रही, कोई मेडिकल जो है केयर नहीं ले रही, कोई मिडवाइफ भी नहीं उनकी तरफ आ रही और उनके हस्बैंड भी उनको कहीं लेके नहीं जा रहे। बस उनका ये था कि कोई आसपास की कोई दाई वगैरह घर आ जाए, वो देख के चली जाए, वही दवाई दे दें और बस। मैं नहीं बाहर जा सकती, मुझे इजाजत नहीं है, कोई बड़ा आएगा या मेरे हस्बैंड आएंगे तो वो मेरे साथ जाएंगे। इसी तरह फ्लडेड एरियाज में भी यही हमें देखने को मिला कि एक गांव था, उसमें भी एक लड़की थी, माँ थी। वो कहती जब तक हमारे घर से हमारा कोई बाहर का हस्बैंड नहीं आ, हमारे बंदे नहीं आ जाते, हस्बैंड नहीं आ जाते, भाई नहीं आ जाते हमें लेने, हम तब तक अपने घर से नहीं निकलेंगे। तब तक बेशक पानी आ जाए, बेशक वो सब कुछ बह जाए, लेकिन हमें इजाजत नहीं है निकलने। So in many flood hit villages, women and girls could not simply choose to flee. Deeply rooted norms meant that leaving home without a male relative's permission was seen and dishonorable. It is up to the elders to decide. So इस तरह बहुत सी फैमिलीज ऐसे भी समर्ज रही हैं वहां पे कि जब तक हमारे कोई आएगा नहीं घर से। और ये भी देखा गया जो है लसबेला वाला साइड पे, बलोचिस्तान वाली साइड में, ये बहुत ज्यादा है बलोच में। मैं यहाँ पे किसी सेक्ट को नहीं कर रही, लेकिन मैं एक बात कर रही हूँ कि बहुत ज्यादा देखा जाता है कि उनको ट्रैप किया जाता है, उनको कहा जाता है कि जब तक ये फैसिलिटी नहीं होगी आपने घर से बाहर नहीं निकल। तो ये भी एक फ्लडेड एरियाज में ये भी एक सोशल बैरियर आ जाता है हमारे पास। द सेकेंड इज हेल्थ इम्पैक्ट, अ क्राइसिस लेयर्ड ऑन द क्राइसिस। अब even before the floods, Pakistan had the highest maternal mortality ratio in South Asia. Climate disaster make a fragile system collapse, जिसमें हमने देखा कि मैटरनल रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए, डैमेज, जिसमें हमें क्लिनिक्स नहीं थे, क्लिनिक बहुत ज्यादा डैमेज हुए हैं फ्लडेड की वजह से। क्लिनिक डैमेज हुए हैं तो हमारे पास मेडिसिन नहीं टाइम पर आई, मेडिसिन टाइम पर नहीं आई तो डेथ रेशियो इंक्रीज हुआ।
और मेडिसिन नहीं आई तो डिजीजेज रेशो बहुत ज़्यादा होता रहा। उसके बाद वाटर बॉर्न एंड स्किन डिजीजेज बहुत ज़्यादा होती रही, जहाँ पे पानी खड़ा था वहाँ पे डायरिया, कॉलेरा, डेंगू, मलेरिया। और इवन तो मैंने एक और बात अपने कम्युनिटी में ये भी देखी कि लोगों को पता नहीं होता कि अगर हम गंदा पानी पी रहे हैं या साफ पानी पी रहे हैं, वो एक उन्होंने वो नलका लगाया होता है और वो वहीं से वो पानी यूज करें और उसी नलके को वो अ, उसी नलके की जो एक बाउंड्री है उसी में कपड़े भी धुले जा रहे हैं, उसमें गर्मियों में लोग नहा भी रहे हैं, तो उस वजह से भी बहुत ज्यादा डिजीज हो रही। तो जब मैं कम्युनिटी में गई वहां पे एक बच्चे के जब हमने टेस्ट करवाए, उसकी आंखें बहुत येलो थी। उसने उसकी अच्छा माँ नहीं मानती थी कि हमने टेस्ट करवाने, नहीं नहीं ये ठीक हो जाएगा, ये हम आप मेडिसिन दे दें ये ठीक हो जाए। खैर उसकी बहुत काउंसलिंग करने के बाद जब हमने उसकी टेस्ट करवाए तो पता चला उसके अंदर कॉलेरा था, उसको हेपेटाइटिस के बहुत ज्यादा चांसेस थे। तो शुक्र अल्लाह का हमने वो उसको ऑब्जर्व किया, फिर हमने उसकी मेडिसिन स्टार्ट की। अब माशाल्लाह माशाल्लाह वो बहुत ज्यादा बेहतर है। दूसरा है मेंटल हेल्थ स्ट्रेन। Flood hit district report a marked rise in anxiety, depression among women who lost home, income and safety. जो वुमेन फ्लडेड की वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है ना, उनमें ये भी है कि एक एंजाइटी डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे मैंने बताया कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। जहाँ भी पहले औरतें अपनी जमीनों पर अपने जो है भैंसों के साथ काम करती थी, अब वो बिल्कुल खत्म हो गया। उनके खाने का कोई भी रिसोर्स नहीं था, उनके कमाने का कोई रिसोर्स नहीं था। तो फिर ये होता था कि बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आने लगी। बाज़ औक़ात हम स्ट्रेस में इतने आ जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि हमें भूख लग भी रही है कि नहीं, हमें भूख है भी कि नहीं, हमें हमारी बॉडी को वो नीड है भी कि नहीं। और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ वुमेन पे जो फ्लडेड से इफ़ेक्ट। दूसरा है जेंडर बेस्ड वायलेंस, वही बात जो मैंने आपको की कि बहुत ज़्यादा जेंडर बेस्ड वायलेंस भी वहाँ देखने को मिला। कुछ कैंप्स ऐसे थे जहाँ पर औरतों के लिए फैसिलिटी नहीं थी, इवन वहाँ पे वॉशरूम्स प्रॉपर नहीं थे। वो वहाँ ये होता था कि वो रात को अपने जाती नहीं, सुबह का इंतजार करती कि सुबह हो जाए, रात हो जाए सॉरी, उसके बाद फिर हम यूज करें वॉशरूम्स, क्योंकि कोई एरिया नहीं होता था, कोई प्राइवेसी नहीं थी, प्रोटेक्शन नहीं थी। ये ज्यादा बहुत ज्यादा वायलेंस होता है वहाँ पे। एंड द नेक्स्ट इज हाउ द mal flooded affected malnutrition hormones in the human and the female body. Climate shock reduced both the quantity and the nutrient quality of the food, and in food insecure homes, women eat less and least. जब इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है ना, उसे खाने को बिल्कुल होश नहीं होती। इसी तरह फ्लडेड एरियाज में भी ऐसे कि वहां पे औरतों से हमने जब बात की तो पता चला कि उनको अंदाजा ही नहीं है कि वो एक एक दिन भूखी हैं, दो दो दिन भूखी हैं और उन्हें कोई परवाह नहीं है। उनको इवन उनकी बॉडी ने भी ना उनको कहा कि हमें भूख लगी है, वो वैसे ही बीमार हो रही हैं, उनका वेट वैसे ही लूज हो रहा है। और स्पेशली जो वहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनके लिए फैसिलिटीज बहुत कम। उनको वहाँ पे जो मिडवाइफ हैं, फ्लडेड एरिया फ्लड की वजह से 42% ऐसे एरियाज है जहाँ पे मिड केयर वाइज जा ही नहीं सकती, जहाँ पे भेजा ही नहीं गया, जिसकी वजह से एक बहुत ज्यादा उनकी वो भी इफेक्ट हुई है, बॉडी और मेंटली। अब हम देखते हैं कि क्लाइमेट शॉक होता है तो डैमेज हो जाती है क्रॉप्स और इनकम्स नहीं हो पाती, जिसकी वजह से फूड नहीं पहुंचता, हाउस और क्वांटिटी और डाइवर्सिटी आ जाती है, जिसकी वजह से वुमेन ईट लास्ट एंड वुमेन कंज्यूम लीस्ट इन द फूड इन एंड इनसिक्योर होम्स। और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आ जाती है, आयरन डेफिशिएंसी बहुत है, आयोडीन डेफिशिएंसी बहुत है, जिसकी वजह से फिर हार्मोन्स, मेंस्ट्रुएशन और फर्टिलिटी सफर बहुत होता है। गवर्नमेंट ने एक आरयूटीएफ स्टार्ट किए थे, शायद यहाँ पर आप लोगों को ऑडियंस को पता हो कि आरयूटीएफ मिले थे, रेडी टू यूज प्रोडक्ट्स की, इतने पैकेट में होती थी वो, और वो पीनट बटर की थी। उसका ये था कि जो मैल नरिश बच्चे होते हैं ना, वो विद इन वीक्स अगर वो खाए ना तो बहुत जल्दी इफेक्ट हो सकता है। अब हमें ये भी पॉलिसी बनाने की जरूरत है कि अगर यहाँ पर कोई ऐसे हालात खराब हो जाएं रिमोट एरियाज में या दूर दराज इलाकों में जहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज नहीं है, तो हमें वहाँ पे रेडी टू यूज फूड भेजने की बहुत शदीद जरूरत है। एक तो ये कि वो जल्दी यूज हो जाते हैं, उसकी स्टोरेज का भी ये होता है कि हम एक दो दिन वो यूज कर सकते हैं, एक और हम उसकी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी उससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये वाली चीजें जब हम आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट करेंगे, वैसे पाकिस्तान में तो ये है कि जब सैलाब गुजर जाता है तो उसके बाद हमें याद आता है कि हाँ हमने ये चीजें करनी थी। लेकिन अगर हम ये शुरू से करने लग जाए ना कि हमने रेडी टू यूज फूड प्रोडक्ट्स बनानी है, तो उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा। और 1/3 जो पाकिस्तानी वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन, उसमें तो ये है कि मैल नरिश होती हैं, एनीमिक होती हैं,
और बहुत ज़्यादा उनके अंदर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है। A Pakistan growing food and insecurity crisis due to the flood, drought, and heat waves keep shrinking harvest, pushing more households towards hungry every year. जिसमें हमने देखने को मिला कि 11 million facing acute food insecurity, 1.7 million at emergency level, और crop destroy. The flood alone destroyed 15% of the rice crop and 40% of the cotton crop, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को बुरहान का सामना करना। अभी हमने कहा कि हाउ वुमेन्स लाइफ एंड चॉइसेस आर चेंजिंग, कैसे हम अब औरतों की वहाँ पे बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। एक तो ये कि जहाँ पर हम देखते हैं कि फ्लडेड एरियाज है ना, वहाँ पर एक तो रेडी टू यूज फूड होना चाहिए, वहाँ पे फुल प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का इंतजाम होना चाहिए, जहाँ और वहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन्स को ज़्यादातर मेडिकल केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाज़ औक़ात तो ऐसे एरियाज थे जहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं थी, किसी की तरफ से कोई हेल्प नहीं थी, तो वो वहाँ पर बस औरतों ने 4 पर्दे लगाए और वहाँ पर उन्होंने वो डिलीवरी की। और उसके बाद ये है कि अगर हम न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होने लग जाती है तो इस तरह जो है एबनॉर्मल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। अगर वुमेन की आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होगी, अगर हम इसको जल्दी नहीं करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल ग्रोथ की तरफ जाए। आई सेड यू बिफोर कि नो डोर, नो प्राइवेसी, नो वायलेंस, ये भी अभी भी कुछ इलाकों में, पाकिस्तान के कुछ इलाकों में अभी भी ये चीज़ है कि नो डोर, नो प्राइवेसी। और फ्लडेड एरियाज में तो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिला कि कुछ औरतों ने तो, जैसे हम मेंस्ट्रुअल की भी बात करें साथ साथ, कुछ औरतों ने तो जहाँ पे उनके पास फैसिलिटी नहीं थी कि वो किस तरह अपनी केयर करें, प्रोटेक्शन करें, तो कुछ औरतों ने तो जो ट्री लीव्स हैं, दरख्तों के पत्ते हैं, वो यूज़ किए अपने ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। तो इस तरह के हालात हो जाते हैं वहाँ पे। और हमने एक जगह वहाँ पे काम किया था केपी वाली साइड में, वहाँ पर भी ये था कि औरतों को रात का इंतजार करना पड़ता था कि जब रात हो जाएगी वो फिर जाएंगी, और वो एक अगर वो कपड़ा यूज कर रही हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन तो वो 2 दिन उनको लग जाते हैं उसको यूज करते हुए। और आप खुद अंदाजा लगाएं कि कितने इन्फेक्शंस डिजीजेस फैल सकते हैं, कितने ज्यादा उस औरत वो बीमार हो सकती है, उसकी वजह से उसके बच्चे भी बीमार हो सकते हैं। और ये है कि after the floods swallowed her family's home in rural Sindh, a young mother spent week in the roadside tent camp with hundreds of other displaced families, sharing a single poorly lit toilet block with no lock and no separation for the room. उन्होंने जिससे मैं भी बात करी थी कि हमने विजिट किया था, तो वहाँ पे औरतें ये कहती थी कि हमें रात का इंतजार करना पड़ता है, हम बहुत दूर जाते हैं पहाड़, वो जहाँ पे बुशेस वगैरह है, वहाँ पे हम कपड़ा लगाते हैं, फिर हम वहाँ पे अपना सारा काम करते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पर प्राइवेसी नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई एक प्रॉपर वो नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है जो हम यूज कर सकें। ये भी है कि एक ये भी बीमारियों का बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है क्लाइमेट की वजह से। अब हम कौन से सोल्यूशंस हैं जो हम यूज कर सकते हैं, हमें करना चाहिए अराउंड द वुमेन। मैं ये कहती हूँ कि बिल्ड रेजिलियंस अराउंड द वुमेन, नॉट अराउंड देम। कि जब हम घर बनाते हैं, जब हम घर बना लें तो हमें बाद में याद आता है कि हमने नई दरवाजे भी रखने, नहीं, जब हम घर बना रहे हैं तो हमें उसके अंदर रहने वालों के बारे में भी सोचना चाहिए कि किस किसने रहना है, उसकी क्या जरूरत है, उसको किस चीज का स्ट्रक्चर चाहिए, उस चीज को उसको क्या जरूरत है, तो उसको देख के ही हमें हर चीज की फैसिलिटी देनी चाहिए। इसी तरह जब हर दफा क्लाइमेट इश्यूज आता है, दफा फ्लड्स आते हैं, तो औरतों के मसाइल को भुला दिया जाता है। आप ये कहे कि औरतों को ही भुला दिया जाता है क्योंकि वो इस चीज को इतना लाइटली लिया जाता है। अगर हम ये 4 चीजें ही करेंगे, द क्लाइमेट प्रूफ हेल्थ फैसिलिटी, हम फ्लडेड एरियाज में कुछ कैब्स या मेडिकल कैब्स, मेडिकल वैन्स लेके आए, उनको यूज किया जा सकता है। फीमेल हेल्थ वर्कर्स हम कैंप्स के तौर पे वहाँ पे भेज सकते हैं, उसकी हम रेशो को बढ़ा सकते हैं। टारगेटेड न्यूट्रिशन प्रोग्राम जहाँ पे हम एड्रेस करें मैटरनल एनीमिया को, हिडन हंगर थ्रू जेंडर एंड सेंसिटिव फूड असिस्टेंस को, और जेंडर रिस्पॉन्सिव डिजास्टर प्लानिंग भी करनी चाहिए जहाँ पे वुमेन वॉइसेस मस्ट बी इंक्लूडेड इन क्लाइमेट एडेप्टेशन पॉलिसी एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स डिजाइन। मैं वही बात करना चाहूंगी जो मोज़मा ने की थी कि अडेप्टिव कैपेसिटी नहीं है हमारे पास। हमारे पास अगर हमें सिर्फ गवर्नमेंट पे ही नहीं रिलाय करना चाहिए, हम
एज ए सोसाइटी, हम एज ए इंडिविजुअल भी बहुत कुछ कर सकते हैं अपने इस क्लाइमेट को बचाने के लिए, अपने इर्द गिर्द की ही सराउंडिंग को बचाने के लिए। हम दरख्त लगा सकते हैं, हम एजुकेशन दे सकते हैं, सबसे बड़ी बात हम अवेयरनेस बहुत ज़्यादा शो कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो ड्यूरिंग द फ्लडेड एरियाज बहुत ज़्यादा देखी जाती अस्सलाम वालेकुम मैम। है। जी मैम मैंने भी फ्लड एरिया पे काम किया था, हमारे इधर जंग सिटी में आया था। तो मैम जो जो इश्यूज थे ये सारे बिल्कुल सेम एज इट हमें भी फेस करने पड़े। बट जी ख़वातीन के मामले में ज़ाहिर बात है हम प्रेफर करते हैं कि वुमेन को डील करे वो, क्योंकि उनके मसाइल जो हैं वो वुमेन एक जो औरत है वो और ज़्यादा जान सकती है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है जो हमें सपोर्ट करे। अभी पिछले दिनों रिसेंटली हमारे इधर एसी साहब को भी मैंने एप्लीकेशन दी, सारा कुछ किया कि ट्रीज कट ना करें, ना कट किए जाए। मैंने सोशल मीडिया पे भी आवाज़ उठाई, ना किसी सिस्टम ने आवाज़ की, ना कहीं कुछ और किया। हमने इतनी अवेयरनेस दे दे के थक गए हैं, बहुत कुछ किया है, लेकिन अभी ये है कि कुछ लोग हमारे भी ऐसे हैं फिर वो उस बात को मानते नहीं हैं। सबसे ज़्यादा ये है कि हम इस जो है ना प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमें जो कुछ रीज़न जो है ना वो हमारी क्लाइमेट चेंज की हम खुद भी हैं ना। हम दरख्त काटने से हम कोई बात नहीं आ रहे, आए गए दिन दरख्त काटे जा रहे हैं। जितना मर्जी कह लो, जितना मर्जी हुकूमत को बोल लो, जो मर्जी कर लो, कोई दरख्त काटना जो है ना वो कट करने से नहीं रुकता। सेकंडली बात जो अवेयरनेस है लोगों में वो कह कर सकते हैं, मिल हम आंसर यही सुनने को मिलता है कि नहीं हम जियो हमारी मर्जी। हम हमारा काम तो है अवेयरनेस देना, बट कुछ सिस्टम अगर हमें सिस्टम और जो हम जो कर सकते हैं वो तो जारी बात है, कुछ हमारे साथ कंट्रीब्यूट भी करते हैं और हमें सपोर्ट भी करते हैं इस मामले में। लेकिन ये है कि अब हम या हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन हमें आप बताएंगे कि हम सोल्यूशंस क्या करें। प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन पे बात ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आई थिंक। जी अहमद, आप बिल्कुल बात ही कर रहे हैं कि सॉल्यूशंस पे भी आना चाहिए। हम ये भी कर सकते हैं कि हमें बाज़ वक़्त वाक़ई नहीं लोग सुनते, लेकिन अगर हम एक दरवाज़ा खटकाते रहे ना, तो एक ना एक दिन तो आवाज़ सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे। तो हमें अवेयरनेस सबसे ज़्यादा देनी चाहिए। जैसे आपने बात की कि आप कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दे रहे हैं। अवेयरनेस देने से भी और ज़्यादा ये है कि आप करते रहें, करते रहें, करते रहें। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ज़रूर कोई ना कोई, कहीं न कहीं तो ज़रूर इम्पैक्ट होगा। मैम मेरा भी एक क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ। थैंक यू सो मच, आपने जो चीज़ें वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हैं। लेकिन यहाँ मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मतलब हम हमेशा बात करते हैं कि फलां एरिया में फलां जगह पे जो फ्लड आया था और उसने ये इम्पैक्ट काज किया, लेकिन हम डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट की बात क्यों नहीं करते? हम पहले इस चीज़ के लिए जो प्रिपेयर्ड क्यों नहीं होते ना? प्लानिंग नहीं करते, अवेयरनेस सेशंस नहीं रखते, लोगों को मतलब अवेयर क्यों नहीं करते? एक तो ये चीज, दूसरा आपने अभी जो बताया कि वुमेन्स को मतलब इतना ही नहीं पता था कि मतलब उनको जो चेकअप करवाना चाहिए प्रॉपर या क्या करना चाहिए, उसमें बेसिकली एक पॉइंट ये भी आ जाता है कि औरतों को या मतलब फैमिलीज को इतना श्योर नहीं होता कि वो किस तरह मतलब करें। तो इस पे भी थोड़ा सा ना मतलब अगर अवेयरनेस सेशंस हो या कंपेन्स हो, इनको आगाह किया जाए इस चीज के बारे में। और तीसरी चीज आपने अभी भी बताई थी कि मतलब जो है जब फ्लड आया वहां पे मेडिसिन प्रॉपरली पहुंच नहीं सकी, जिसकी वजह से जो डेथ की रेशियो वो इंक्रीज हुई। तो वहां पे मेडिसिन पहुंचनी चाहिए थी ना, वो क्यों नहीं पहुंची? और अभी जो भाई ने बात की वो बिल्कुल ठीक बात की है, मैं अपने एरिया में भी यही चीजें फेस कर रही हूँ। और मेरा ये था कि मतलब अगर मेडिकल कैंप्स भी लगाए जाएं, हमारी क्या है, हम लोग प्लानिंग भी अगर कर रहे हैं लेकिन ये कि उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा। तो वो क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया जा रहा? अगर हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जब भी कोई फ्लड या मतलब इस तरह के कोई भी हम डिजास्टर फेस करते हैं तो हम सोल्यूशंस की तरफ भागते हैं। तो हम उन सोल्यूशंस की तरफ भागने से अच्छा नहीं कि हम लोग जो सोर्सेज है उनको कंट्रोल किया जाए। ऐसी मतलब कौन सी हमारी जो मतलब काजेज है जिनकी वजह से ये फ्लड आ रही है, अर्थक्वेक ये चीजें हो रही हैं, तो उनको हम लोग सोर्स से कंट्रोल किया जाए ना। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? थोड़ा इसके बारे में भी ना बता दें। जैसे हमारा अपनी अवेयरनेस का मुझे कहा, वही जो वुमेन की बात हो रही है। जब हम देहातों में जाते हैं ना, तो औरतें या कोई भी बड़े हमारी सुनती नहीं है। वो कहते, जब तक हमारे साथ कोई मिडवाइफ या वहाँ का काउंसलर या कोई वहाँ का ऐसा रिप्यूटेड बंदा ना जाए साथ, तो वो बात सुनते नहीं है। तो हमारे साथ भी ऐसे हुआ था जब मैं कम्युनिटी में गई थी। तो मैंने क्या किया था कि जो वहाँ की मिडवाइफ्स थी ना, जो LHWs थी, हेल्थ वर्कर्स, उनको मैं अपने साथ लेके जाती थी और मैंने वो डोर टू डोर कैंपेन वहाँ पे मैंने स्टार्ट की थी। तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था।
फिर मैंने एक तो वुमेन्स को भी मैंने किया था और साथ साथ में वहाँ पे बच्चों की भी काउंसलिंग करी थी। वहाँ पे मैं एक सेशन रखती थी अवेयरनेस का, वहाँ पे उनको बताती थी कि अगर इस तरह का हो जाए तो आपने क्या क्या चीजें इम्प्लीमेंट करनी। इस ये वाली चीज भी बहुत ज्यादा बेहतरी की तरफ लेके आती है। और मेरे और 5 एरियाज थे फैसलाबाद के रिमोट एरियाज, तो उस टाइम मुझे 50% जो थी बहुत ज्यादा वहाँ पे सक्सेस रेशियो नजर आई थी कि इस अवेयरनेस से, इसकी वजह से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था वुमेन की एजुकेशन पे, वुमेन की अवेयरनेस पे। जी जी मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन अगर वहाँ पे सेशन कंटिन्यूस स्टार्ट किए जाए, मतलब मुसलसल दिए जाए और मतलब उनको मुसलसल इस चीज की तरफ लेके आ जाए, तो शायद वो मतलब थोड़े लोग इस तरफ इंगेज हो। थोड़ा फॉल्ट हमारा भी ये आ जाता है कि हम लोग देखते हैं ना, अगर 3-4 दफा हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम लोग भी क्या करते हैं, थक हार के चलो जी बस हिम्मत हार दी। लेकिन ये कि अगर मुसलसल इस चीज को लेके चला जाए तो एट द एंड कभी ना कभी तो उसमें से कोई 100 में से जो 70% तो हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और दूसरा मेरा ये जी चीज थी कि मतलब अगर फ्लड वगैरह, मतलब हमें पता है किस एरिया में फ्लड्स आ सकते हैं, वहां पे अलार्मिंग सिस्टम है, या वहां के जो प्रोन एरियाज है वहां उनको पहले ही इस चीज से अवेयर किया जाए कि यहाँ पे मतलब फ्लड आ सकता है, तो आप अपनी जो मतलब जगह है उनको खाली कर दे। अगर आपके जो मवेशी वगैरह है आप किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो जाए। हमारा यहाँ का सिस्टम इतना खराब है कि पहले ही अवेयर नहीं किया जाता, और जब मतलब उस सारी कंडीशन से इंसान गुजर रहा होता है, ये है कि फिर फौरी तौर पे जिस तरह हम लोग देखते हैं कि पिछले साल मरी में जो इंसिडेंट हुआ, 18 लोग जिनकी डेथ हुई थी। हत्ता कि वैसे अगर हम देखा जाए तो हमारी गवर्नमेंट में अपने लिए अपने जाती उनके जो ना उन्होंने जहाज खरीदे हुए हैं, लेकिन उनको बचाने के लिए कोई भी नहीं था। तो इसमें हमारी जो गवर्नमेंट है उसका भी बहुत बड़ा रोल है, वो भी उनको भी चाहिए कि वो मतलब अपना रोल प्ले करें। बाकी फाउंडेशंस का भी है, सारे मिलके करेंगे तो ही कुछ होगा ना। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि एक दो को समझाओ, वो कहता है ये काम नहीं होगा, तुम भी चुप करके बैठ जाओ। तो इस तरह तो सिस्टम नहीं ना चलेगा। Okay, I really want to add to this कि जो हमारा आप बात करी थी अवेयरनेस की एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की एंड ऑल दैट, मैं इसको बहुत प्रिसाइज से कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगी। जैसे अभी एमन ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से ये सारी चीजें मैनेज हो रही होती हैं। अगर आप देखते हैं जैसे अभी एमन ने एक बड़ी प्यारी बात की कि जब आप दरवाजे पे बार बार दस्तक देते हैं ना तो कभी वो आंसर होती है। अगर आप लोग बजट की न्यूज को फॉलो करते हो, सो वी हैव विटनेस्ड कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो हमारे पास डिफरेंट हाइजीन के प्रोडक्ट्स थे रिलेटेड टू वुमेन, उसके ऊपर उन्होंने टैक्स खत्म कर दिया। दे सेड कि अब वो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। सो यू नो देयर इज अ लिटिल चेंज, बट वो आराम आराम से आएगा। इन सोसाइटीज लाइक पाकिस्तान जहाँ पे हम ऑलरेडी बहुत पेट्रियार्कल माहौल होते हैं, इट्स वेरी इजी टू टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ स्टफ जब आप इस्लामाबाद, लाहौर या ऐसे बड़े शहरों में होते हैं। छोटे शहरों में आज भी इसको बहुत ही एक गलत बात समझी जाती है, मायूब बात समझी जाती है। सो वी नीड टू वर्क ऑन इट, और हम लोग आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर काम कर रहे हैं। लाइक आज आप लोग अगर यहाँ बैठे हैं एंड एमन ने आपको इस बारे में बताया, सो वी आर मेकिंग लिटिल स्टेप, बट इट्स वेरी बेबी स्टेप्स। हम लोग बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसके ऊपर अभी फिलहाल बहुत तेज पेस पे नहीं कर सकते। और सेकेंडली, जहाँ तक डिजास्टर मैनेजमेंट का आपने बात की, यू आर वेरी राइट। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज को देखें, सो वी हैव वेरी रिएक्टिव पॉलिसीज, वी डोंट हैव द प्रोएक्टिव पॉलिसीज। बट करेंटली इन द पंजाब गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ पॉलिसीज आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मानसून के सीजन से पहले वी हैव लाइक सम अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड ऑल। तो वो अब आहिस्ता आहिस्ता आना स्टार्ट हुआ है, उससे पहले नहीं था। सो वी विल होप कि हमारी सारी चीजें कंटिन्यू रहें और हम लोग इस चीज को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकें। बट बहुत टाइम लगेगा इसमें, उसके लिए आप जैसे और हम जैसे लोगों का होना जरूरी है, प्लेटफॉर्म्स का होना जरूरी है। आपका यहाँ पर आना और इन चीजों के बारे में क्वेश्चन करना इज अ फर्स्ट स्टेप कि आप लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सो मैं पर्सनली थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक बंदी हूँ। सो मेरे अंदर तो बहुत होप है कि इंशाल्लाह इसके ऊपर हमारे पास बहुत अच्छा काम होगा। सो मूविंग ऑन, डियर पार्टिसिपेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप उसको Q&A सेशन के लिए रखें, बिकॉज वी हैव 2 other speakers as well. One is like from China, वो चाइनीज टाइम से हमें ज्वाइन करेंगे, मिस्टर दानियाल। सो आई रियली वांट कि उनको उनका टाइम मिल सके, और इन दी एंड हम फिर Q&A रखेंगे जिसके अंदर आप सारे स्पीकर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं and they'll answer it. So without focusing on this, we'll move on with Miss Hafsa Altaf, our next guest is our next speaker, an environmental specialist, digital marketer, and also the entrepreneur, who combines the innovation with sustainability. So she leads a green startup she leads an green startup at an incubation center where she works to develop, environmentally responsible solutions while promoting the sustainable development and climate action.
by integrating her expertise in environmental sector, and also with the strategic communication. She's making a huge positive environmental impact. So her work reflects the growing importance of youth-led entrepreneurship and building a greener and more sustainable future. So please join me in welcoming Miss Hafsa Altaf. Miss Hafsa Altaf, the floor is yours. Assalamu alaikum. Am I audible? Yes, you're audible. First of all, thank you, Mozma, for a beautiful introduction. And now I'm start my part. Kindly share my slides. Assalamu alaikum, myself Hafsa Altaf. हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया. नाउ अब हम कह रहे हैं कि इन्वायरमेंटल क्राइसिस जो होते हैं ना वो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है. हम इन्वायरमेंट को कैसे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कह सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको पता है कि जब भी कोई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आता है, कोई डिजास्टर आता है, तो उसका सबसे बड़ा इफेक्ट किस पर होता है? एक लाइफ पर होता है. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इन्वायरमेंटल क्राइसिस एज एन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस. जब 2 टाइप्स की डिस्प्लेसमेंट होती है. जब कोई डिजास्टर आया, उससे नुकसान बहुत ज्यादा हो गया, उससे 2 तरह की डिस्प्लेसमेंट हुई. एक हुई सडन, एक हुई ग्रेजुअल. सडन क्यों हुई? क्योंकि हमें पता ही नहीं था, हमें किस चीज का आइडिया नहीं था कि अब डिजास्टर आ जाना है, जिसकी वजह से एक लार्ज इम्पैक्ट कॉज होता है. और एक होती है ग्रेजुअल. वो एक कंट्रोल मैनर में होती है, बिकॉज हमें उसका आइडिया होता है कि अब आना है. उसके लिए मैनेजमेंट पहले से ही ऑन बोर्ड आ देती है और वो उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करने वाले. डेट्स वाई वो एक कंट्रोल वे में डिस्प्लेसमेंट हो रही है. लेकिन जो सडन डिस्प्लेसमेंट होती है ना, उसके लार्ज इम्पैक्ट्स होते हैं. और जाहिर सी बात है, एक माइग्रेशन होती है बिग सिटीज की तरफ. जब बिग सिटीज की तरफ एक माइग्रेशन होगी तो वहां पे भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ पॉपुलेशन वहां पर भी इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से वहां का सिर्फ फूड सिक्योरिटी और सारे सिस्टम्स उसके. अब जाहिर सी बात है, जब लोग आएंगे तो वहां पे वेस्ट जनरेट होगा तो वहां का म्यूनिसिपैलिटी चेंज हो जाएगी. फिर वहां का पानी, वाटर रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए होंगे. तो एक जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस आता है वो बहुत ज्यादा क्राइसिस अपने साथ लेके आता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज है वो सबको इफेक्ट करता है, नो डाउट वो सबको इफेक्ट कर रहा है, बट वो सबको इफेक्ट इक्वली मैनर में नहीं कर रहा. वो सबको, मतलब अगर जो वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं वो उसको ज्यादा इफेक्ट होती हैं, जबकि जो इलाइट क्लास है वो उससे इतना इफेक्ट नहीं हो रही. अगर हम अपने मतलब पूरी दुनिया में देखें, जो चिल्ड्रन और जो वुमेन है वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड कम्युनिटी होती है, जो क्लाइमेट क्राइसिस को सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है. लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि व्हाई दे आर पेइंग द हाईएस्ट प्राइस, जबकि वो अपना लीस्ट दे रहे होते हैं, मतलब वो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे. लेस देन 1% वो कंट्रीब्यूट करें इन्वायरमेंटल क्राइसिस, बट दे आर पेइंग द हाईएस्ट प्राइस by sacrifice their lives, by sacrifice their style, and many more. Next slide, please. Now we are discussing about कि डिजास्टर तो आ गया और हमारे पास थोड़ी बहुत मैनेजमेंट भी है जो काम कर रही हैं. बहुत ज्यादा नहीं है, बट कुछ जो काम इसके लिए कर रही हैं, जिसमें एनडीएमए, पीडीएमए होता है, और जो नॉन एनजीओस भी हैं जैसे अल खिदमत और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन, इवन के अल बुराक भी, कहीं पे कोई डिजास्टर आता है तो दे आर एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दैट. जो डिजास्टर मैनेजमेंट है ना, इनकी भी 3 फोकस होता है. लाइक ये फूड प्रोवाइड कर देंगे, शेल्टर प्रोवाइड कर देंगे और क्लोथ प्रोवाइड कर देंगे. नेक्स्ट स्लाइड. लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम भी प्रोवाइड नहीं कर पा रही. इसमें सबसे पहले आता है सेफ गार्ड और हाइजीन. लाइक अगर किसी बंदे को किसी चीज से एलर्जी है, बट वो वहां पे क्वेश्चन नहीं कर सकता, बिकॉज वो ऑलरेडी इतने ज्यादा क्राइसिस को फेस कर रहे होते हैं और उनके पास इतनी मैनेजमेंट नहीं होती कि वो अपना क्वेश्चन कर सके. लाइक मुझे इस साबुन से, इस सोप से या इस चीज से मुझे एलर्जी है, मैं ये यूज नहीं कर सकता. वो अपनी लाइफ को मीट करने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए उसको यूज कर लेते हैं. उसके बाद आता है प्राइवेसी गैप. अब आप पिक्चर में देख सकते हैं, देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन द मैन एंड वुमेन.
मैन भी एक ही जगह पे है और वुमेन भी एक, तो उनमें कोई प्राइवेसी गैप ही नहीं बाकी रहता, एक ही हॉल में सब रह रहे हैं, जिसकी वजह से हैरेसमेंट और अब्यूज के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इवन के वहां पे प्रॉपर लाइटनिंग भी नहीं होती। डिजास्टर मैनेजमेंट इन 3 चीजों को, क्योंकि वो लाइफ का मेन पार्ट है, फूड, शेल्टर और क्लोथ, बट ये सारे वो पार्ट हैं जिसकी वजह से क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं, बट इस पे कोई भी नहीं देख रहा। उसके बाद आता है मूनसून ब्राइट। अब एक फादर है, उसने देखा है कि उसकी मतलब उसकी डॉटर यंग है और वो हरेसमेंट का शिकार हो रही है, तो उसके बाद कोई और रास्ता ही नहीं होता, वो वहां पे अपनी बेटी को अर्ली मैरिज कर देता है, सिर्फ इस वजह से ताकि वो इन चीजों से बच सके। तो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट मूनसून ब्राइड। उसके बाद अब जैसे कि एमन ने बताया था कि वुमेन्स टॉयलेट यूज नहीं करती, वो पूरा पूरा दिन वेट करती हैं कि हम रात को जाएं, जिसकी वजह से यूरिनरी के बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिसमें किडनी स्टोन्स हो जाते हैं और बहुत ज्यादा इम्पैक्ट्स होते हैं। उसके और अदर हेल्थ इश्यूज उनको फेस करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद मेंटल स्ट्रेस। अब एक प्रेग्नेंट वुमेन है कि एक मतलब लाइक किसी को टोडलर्स हैं और वो साथ ब्रेस्ट फीडिंग भी करवा रही है, तो ये एक वुमेन के अंदर एक मेंटल स्ट्रेस क्रिएट करना शुरू कर देता है कि वो कैसे, यहाँ पे कोई प्राइवेसी नहीं है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली साइकोलॉजिकल इश्यूज भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। तो दैट्स व्हाई वी नीड साइकोलॉजिस्ट टू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम कहते हैं जो क्लाइमेट चेंज तो हुआ, वो इटसेल्फ किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा, वो ये नहीं कह रहा कि वो ज्यादा वुमेन के लिए वल्नरेबल है, चिल्ड्रन के लिए वल्नरेबल है, बट जो हमारी सोशल, इकोनॉमिक्स और कल्चरल इनक्वालिटीज हैं, वो इस बात को प्रूव कर देती हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है ना, वो जेंडर बेस्ड वायलेंस भी है। वो क्लाइमेट चेंज अकेला नहीं आ रहा, वो एक जेंडर बेस्ड वायलेंस लेके आ रहा है। अब लाइक एक वुमेन है, वो अपना एक आंगन इतने प्यार से सजाती है, जब कोई क्लाइमेट क्राइसिस आता है तो सबसे ज्यादा वुमेन उसका इम्पैक्ट होती है, क्योंकि उसका आंगन बिखर जाता है जिसको उसने इतने प्यार से बनाया होता है। नेक्स्ट। हमने ये तो कह दिया कि वुमेन एक विक्टिम है, लेकिन वो विक्टिम के साथ साथ एक लीडर भी है, क्योंकि जैसे हम देखें हमारी हिस्ट्री में एक ग्रीन बेल्ट इनोवेशन हुई थी, उसमें एक वुमेन ने ही नंबर ऑफ, वहां पे ड्रॉप बहुत आ रहा था, तो एक वुमेन ने नंबर ऑफ ट्रीज वहां पे प्लांट करवाए थे। और उसके बाद साथ साथ इनोवेटर है एक वुमेन, सिर्फ क्राइसिस का पार्ट नहीं बन रही, अगर उसको एम्पावर किया जाए तो वो एक बहुत अच्छा, और वो पॉलिसी मेकिंग में भी बहुत अच्छी साबित हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट हमारे पास है चाइल्ड राइट्स क्राइसिस। यूनिसेफ के मुताबिक इन्वायरमेंटल क्राइसिस जो है वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के साथ एक चाइल्ड राइट क्राइसिस भी लेके आ रहा है। अब कहते हैं इन्वायरमेंट जो है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ही चाइल्ड को कर रहा है, क्योंकि वो उनकी ग्रोइंग एज होती है, दे आर नॉट स्टेब्लिश कि वो किसी चीज को फेस कर सके, किसी ट्रॉमा को फेस कर सके, बट वो ना चाहते हुए भी इतने क्राइसिस को फेस कर रहे होते हैं। दैट्स वाई WHO के मुताबिक जो 5 साल से कम बच्चे हैं, सबसे ज्यादा उनको डेथ फेस करनी पड़ती है इन एनी इन्वायरमेंटल क्राइसिस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम बात करते हैं कि जो चिल्ड्रन है, बच्चे, वो वल्नरेबल क्यों है। वो तो छोटे बच्चे हैं, उनको तो कुछ इतना इफेक्ट हो ही नहीं सकता, बट फर्स्ट ऑफ 3 वे में मैं इसको डिस्कस करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो बायोलॉजिकली बहुत वल्नरेबल है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग ही नहीं हुई होती। लाइक अगर उन्होंने किसी चीज से बचना है, वो अपने आप का डिफेंस सिस्टम यूज ही नहीं कर सकते, उनको पता ही नहीं होगा, इतनी अवेयरनेस जनरेट नहीं होगी, इतनी नो हाउ नहीं होगी कि उन्होंने कहाँ मूव करना है, कहाँ से बचना है और कहाँ जाना है। लाइक सबसे पहले उनके स्कूल्स, उनकी जो स्टार्टिंग ग्रोथ हो रही होती है वो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। फिर जो माँ होती है वो सबसे पहले बच्चे की टीचर होती है, जब वो खुद एक स्ट्रेस में चली जाएगी तो वो अपने बच्चे को उस हिसाब से कैसे ग्रो कर पाएगी। सेकंड है सोशल, वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि एक बच्चा वो डिपेंडेंट होता है। अब एक फैमिली है, एक घर खराब हुआ है, तो सबसे पहले एक बच्चे उस क्राइसिस को फील करेगा, वो स्कूल उसके खत्म हो जाएंगे और उसकी जो अदर एक्टिविटीज थी जिसमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था, जिसमें उसकी माइंड की ग्रोथ हो रही थी, वो सब माइनस हो जाता है। फिर उसके बाद इकोनॉमी का, जब पैसे नहीं होंगे तो वो अपने बच्चों को एक एजुकेशन नहीं दे सकते, तो जब एजुकेशन नहीं देंगे जिसकी वजह से चाइल्ड लेबर इंक्रीज होगी, और अगर चाइल्ड लेबर इंक्रीज होगी फिर उसके बाद अर्ली मैरिजेस का कॉन्सेप्ट यहीं पे डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट।
अब लाइक हम कहें हीट वेव से एक साइलेंट किलर होता है। अब पाकिस्तान में जैफराबाद में 50 सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है। दैट्स वाई वो बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, जिसकी वजह से बच्चा सिर्फ घर का होकर रह जाता है, उसकी आउटडोर एक्टिविटी सारी कट डाउन हो गई। फिर उसके बाद फ्रांस, इटली, स्पेन, ग्रीस, ये सब डेवलप्ड कंट्रीज हैं। अब हम कहें कि डेवलप्ड में तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, बट डेवलप भी इस चीज को फेस कर रहे हैं। ड्यू टू हीट वेव्स उन लोगों ने भी अपनी स्कूल की टाइमिंग चेंज की, बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज कट डाउन कर दी। अब आप लाहौर में ही देख लें, स्मोक आई है, बच्चों को सबसे पहले क्या हुआ है, स्कूल क्लोज कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से सिर्फ उनकी इंटरेस्ट इन एजुकेशन लॉस नहीं हो रहा, उनकी बहुत सी एक्टिविटीज लॉस हो रही हैं। ऐसी ही दिल्ली की एक एग्जांपल है कि वहां पर टॉक्सिक एयर इनटेक बहुत ज्यादा हो रहा था, तो बच्चे की ब्रीथिंग में बहुत इश्यूज आ रहे थे, मतलब लाइक ज्यादा केसेस आ रहे थे जो लंग्स से रिलेटेड थे। डेट्स वाई उन्होंने भी स्कूल क्लोज कर दिए। फिर फ्लड 2022 में जब वाटर बॉर्न डिजीजेस का बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आया, जिसमें मलेरिया, डेंगू और बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म डिजीजेस फेस करनी पड़ी। फिर ये सिर्फ ये बच्चे के अंदर एक मेंटल स्ट्रेस क्रिएट कर देता है, क्योंकि वो बाहर नहीं जा पाता, वो कुछ कर नहीं पाता। दैट्स वाई वो मेंटली भी अनस्टेबल होना शुरू हो जाता है, जो उसकी इंटेलिजेंस वहां पे यूज हो सकती थी वो कम होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट, अब दो तरह के डिसऑर्डर जो उनको सबसे ज्यादा फेस करने पड़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स, और दूसरा मेंटल हेल्थ। अब जो लॉन्ग टर्म, अब मॉल न्यूट्रिशन बच्चे के अंदर स्टार्टिंग से ही आ गई, वो मॉल न्यूट्रिशन का हो गया, वो थ्रू आउट इस चीज को फेस करेगा और सारी डिजीजेस जिससे वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकता है। जबकि मेंटल हेल्थ में अब उसे आउटडोर एक्टिविटीज नहीं मिली, वो घर में होकर रह गया है, अब वो कोई मूव नहीं कर सकता, लाइक वो अपने ब्रेन को इतना यूज नहीं कर सकता। और अगर उसने कोई इन्वायरमेंटल क्राइसिस को फेस किया है तो वो उसके अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन को लॉन्ग लास्टिंग छोड़ देता है, इवन कि वो उसके अंदर ट्रोमास भी छोड़ देता है। अगर कोई हरेसमेंट का शिकार हो गया बच्चा या बच्ची, तो वो उसमें लॉन्ग लास्टिंग रह जाएगा, जो उसकी बहुत सी एबिलिटीज को डिप्रेस कर देगा। नेक्स्ट, that's all from my side, and I end this with a quote. If you are not the part of a if you are not a part of a solution, that's ultimately mean you are the part of a problem. So it's your role कि आप कहाँ पे क्या पार्ट प्ले करते हैं। अगर आप सोल्यूशन का पार्ट नहीं बन रहे तो आप फिर प्रॉब्लम है। Yes, Mosma, you can. Thank you so much, Hafsa. It's really nice to see how you extensively explain कि हमारे पास किस तरह से हमारे पास जो क्लाइमेट चेंज है वो खवातीन और स्पेसिफिकली हमारे पास जो बच्चे हैं उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर और ओवरऑल उनके ऊपर कितना उनका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है हमारे पास। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस चीज़ के ऊपर फोकस करें कि नॉट जस्ट लाइक आपकी लाइवलीहुड खत्म हो रहा है, आपके पास मुख्तलिफ तरह के मसाइल जो ट्रेडिशनली क्लाइमेट चेंज के साथ रिलेट किए जाते हैं वो हो रहे हैं, बट यहाँ तक लाइक मेंटल वेलबींग का जो कॉन्सेप्ट है आपके पास उसके ऊपर भी बहुत एक इम्पैक्ट है उसका। So it's really nice of you and all the participants. If you guys have any question, kindly write it down in the chat box. So in the end, we can answer it. And now we have our final guest, Mr. Muhammad Danial Kamal. So it's an honor to have him on board here in this webinar with his extensive experience in this field as an expert. So basically, if I पहले तो सर को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है बिकॉज ही वर्क रियली हार्ड और आपने उनकी मुख्तलिफ फेलोशिप्स में, अगर आपने बुराक में काम किया होगा या आपने बुराक के साथ भी फेलोशिप्स ली होंगी, सो देयर आर मल्टीपल फेलोशिप्स जिसको सर ऑपरेट करते हैं जिसमें सर होते हैं खुद होते हैं। सो उनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बट वो लोग जो फर्स्ट टाइम हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं उनके लिए सर का एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारी टीम की तरफ से है। ही इज बेसिकली अ वेरी डेडिकेटेड क्लाइमेट एजुकेटर, a youth leader and a sustainability advocate from Pakistan and currently based in China. He holds his bachelor degree in environmental sciences from Qaid-e-Azam University. So basically, Sir Danial ने हमारे पास different, sustainable development में काम किया है, like environmental awareness के अंदर, और हमारे पास as a secretary SDGs at the Burak Association. He has led the youth-driven initiatives focused on achieving the SDGs. He is also a co-founder of READ, Resilience and Adaptation, an organization committed to promoting the climate education, disaster risk reduction, and environmental resilience among young people in Pakistan. So his dedication earned him international recognition
including representing Pakistan as an official delegate at the UN Convention to Combat Desertification, UNCCD, COP16 in Riyadh, where his work on climate education and soil remediation was appreciated by representatives from several countries. So guys, we have on board Mr. Mohammed Daniel Kamal. Sir, over to you. Thank you so much, Mosma, for giving a detailed introduction. And once again, it is my honor to have the introduction from you. Okay, so hello everyone, अस्सलाम वालेकुम and good evening. मुझे उम्मीद है आप सभी को खैर आफियत से होंगे और आप सभी ने मेरे कोलीग्स से आपने इस पूरे के पूरे दिन के ऊपर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स जान लिए होंगे. So on a scale of 1 to 10, I want to know how much are you excited? क्योंकि majority हमारे पास सारे के सारे जितने भी लोग हैं अभी राइट नाउ देयर यूथ पार्टिसिपेंट्स. एंड आज का हमारा जो पूरी आपके पीपीटी का फोकस है, हमारी टॉक का फोकस जो है वो है कि हाउ द यूथ कैन वर्क इन डिफरेंट एंड डाइवर्स फील्ड्स. सो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, हाउ मच आर यू एक्साइटेड कि एज यू बीइंग द यूथ पार्टिसिपेंट्स आप किस तरीके से इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में जाना चाहते हो? 1 to 10, जस्ट यू हैव टू राइट द नंबर. It could be 8, it could be 9, it could be 10. It is based on your interest, basically. I just want to know from you guys, how much are you excited? 10. Okay. Although there is just one, but yeah. I would love to know. Okay. So thank you so much. अच्छा, so अगर हम लोग without wasting any time आगे बढ़े तो हमारे पास सबसे पहले टॉपिक आता है the thing क्लाइमेट जस्टिस एंड बिल्डिंग रेजिलिएंट कम्युनिटीज, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे एडवांसिंग एडेप्टेशन के ऊपर, प्रिपेयर्डनेस के ऊपर, और जिस तरीके से हम लोग एज बीइंग द यूथ एक्शन ले सकते हैं अंडर द मेजर एंड प्राइम एसडीजी जो कि है SDG 13 क्लाइमेट एक्शन. सो इसके अंदर आप सभी को पता चलेगा कि हम लोग जस्ट ट्रांजिशन के अंदर किस तरीके से काम कर सकते हैं, एडेप्टेशन के अंदर किस तरीके से काम कर सकते हैं, और हमारे लिए एज बीइंग द यूथ पार्टिसिपेंट्स, एज बीइंग द यूथ लीडर्स हम किस तरीके से UN कॉप्स में जा सकते हैं. वी विल बी प्लानिंग ऑल दिस थिंग. ओके, सो Mosma, next slide please. And yes, I'm still seeing the numbers. Thank you so much. अच्छा, so आज के दिन it won't be just me who is talking, and I would be making it a two-way communication जिसके अंदर majority it will be a dialogue. I will be hearing from your views as well. So firstly, I would be telling you about कि आज का हमारा जो पूरा रोड मैप है इसके अंदर हम लोग 3 की टॉपिक्स पे बात करेंगे. सबसे पहले क्लाइमेट जस्टिस एंड SDG 13 एज द फ्रेमिंग लेंस, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे रिजिलियंस के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर और जस्ट ट्रांजिशन के ऊपर एज बीइंग द प्रैक्टिकल कोर. उसके बाद हम लोग देखेंगे यूथ एक्शन को, जिसके अंदर हम लोग अपने पाथवे के ऊपर बात करेंगे जो कि होगा कॉप के ऊपर, कि हाउ वी बीइंग द यूथ कैन गो टू द कॉप्स. और इसके अंदर भी हमारे पास एक और चीज होगी एज बीइंग द सरप्राइज, जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए एंटिसिपेशन को कैरी आउट करेगा और उसको क्रिएट करेगा. सो नेक्स्ट स्लाइड मौजूद प्लीज. ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लाइमेट जस्टिस और SDG 13 के ऊपर. अगर जब भी हमारे पास एक बात स्टार्ट होती है SDG 13 के ऊपर जो कि है क्लाइमेट एक्शन, तो हमें पता है कि SDG 13 कहता है कि हमें एक अर्जेंट एक्शन लेना पड़ेगा. हमारे लिए एक कॉल होनी चाहिए कि हम लोग क्लाइमेट चेंज से और उसके इम्पैक्ट्स के खिलाफ कोई एक्शन लें, कोई ना कोई इकदाम उठाएं. और तभी हमारे पास डोमेन आती है क्लाइमेट जस्टिस की तरफ कि एक्शन लेना है तो किसके लिए लेना है, कौन डिसाइड करेगा और किस कॉस्ट पे हमें एक्शन लेना पड़ेगा. और जब भी हम बात करते हैं जस्टिस की डायमेंशन के थ्रू, इंसाफ पसंदी की डायमेंशन के थ्रू, तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर हम लोग बात करते हैं एक तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, कि हमें एक इक्वल जस्टिस देना पड़ेगा. हमें हमारा जो ध्यान है हमें उन नेशंस को भी देना पड़ेगा कि जो सबसे कम एमिशंस को रिलीज करती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट्स जो हार्शेस्ट होते हैं और अर्लीस्ट इम्पैक्ट्स होते हैं वो उन्हीं नेशंस को मिलते हैं. ओके, जिसके अंदर हमारे पास आ जाती है स्मॉल आइलैंड स्टेट्स और ग्लोबल साउथ बेसिकली. और इसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि लो इनकम डेवलप्ड कंट्रीज भी आती हैं, जो कि हम लोग नाम देते हैं लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का. उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है प्रोसीजरल जस्टिस. अच्छा, हम बात करें प्रोसीजरल जस्टिस के अंदर, तो ये हमारे पास वो कम्युनिटीज होती हैं जो कि अफेक्टेड होती हैं हमारी डिसीजन से, हमारी फाइनेंसिंग की चॉइसेस से, जो कि हमारे फ्यूचर को शेप कर रही होती है. इसके अंदर लेट्स सपोज एक कम्युनिटी आ सकती है कि हम लोगों ने, हमारे पाकिस्तान में डिजास्टर आया एंड हमारी गवर्नमेंट का फैसला था कि हम लोग एज कम्पेयर टू वो कम्युनिटी जो कि दरियाओं के करीब रह रही है, हम उससे पहले हम उन कम्युनिटीज को बचाएंगे जो कि शहरों के अंदर रह रही है. हमारा एक डिसीजन
ने हमारे फ्यूचर को शेप कर दिया, हमारे फ्यूचर का तयन कर दिया, हमारे फ्यूचर की ट्रेजेक्टरी को बदल दिया। सो दिस इज प्रोसीजरल जस्टिस। उसके बाद आता है हमारे पास इंटरजनरेशनल जस्टिस। अच्छा, आज की जो डिसीजन है वो बाद में कल को किसी ना किसी वक्त के अंदर हमारी आगे आने वाली जनरेशंस के ऊपर भी लागू होंगी एंड उनकी भी लाइफ्स को वो अल्टर करेंगे। और इसी वजह से फिर यूथ की वॉइसेस मैटर करती हैं एज अ मैटर ऑफ जस्टिस। और फिर यही कहा जाता है कि जो यूथ की वॉइस होती है वो जस्टिस का सिंबल है। एंड इसीलिए कि जब भी एक यूथ का आपके लिए लीडर या यूथ का डेलीगेट बात करता है तो वो एक प्रॉपर्ली खरी बात करेगा, एक सच्ची बात करेगा, उसके अंदर हमारे पास सिंबलिज्म नहीं आती। ओके, सो और अगर हम SDG 13 के जो हमारे पास SDG 13B है उसको डायरेक्टली और प्रॉपर्ली फॉलो करें तो ये हमारे पास वो मैकेनिज्म्स को कैरी आउट करता है जिसके अंदर हम लोग कैपेसिटी को रेज करते हैं क्लाइमेट चेंज प्लानिंग के अंदर। और वो भी हमारा पार्टिकुलर फोकस होता है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स के ऊपर, खवातीन के ऊपर, यूथ बॉडीज के ऊपर और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के ऊपर। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज का दूसरा जो नाम है वो हमारे पास इंडिजिनियस कम्युनिटीज भी होते हैं। जस्ट अ मिनट गाइस, आई एम हैविंग अ कॉल, an urgent call, just a minute. तब तक गाइज ऑलमोस्ट हमारे पास जो सेशन है वो इंशाल्लाह 10:30 तक ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चंस एंड वी हैव अ लिटिल सरप्राइज फॉर यू एज वेल। एंड आई हाईली अप्रिशिएट कि आप लोग के जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग जरूर उसको डायरी पर लिखें, नोट इट डाउन एंड देन आफ्टर दैट आप उसको चैट बॉक्स में पूछ सकते हो या जब हमारा Q&A सेशन होगा आप उसके अंदर भी उसको पूछ सकते हो। तो सर ओवर टू यू। थैंक यू मोस्ट मैम। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे SDG 13B के ऊपर कि SDG 13B हमारे पास वो प्रॉपरली टारगेट ओरिएंटेड है जिसके अंदर हम लोग उन मैकेनिज्म्स को कॉल आउट करते हैं कि वो मैकेनिज्म्स कैपेसिटी बिल्डिंग को रेज करें वाया फॉलोइंग द क्लाइमेट चेंज प्लानिंग के थ्रू। कि जब हमारे पास एक प्रॉपरली मैकेनिज्म होगा जो टारगेट ओरिएंटेड होगा जिसके अंदर हमारे पास इंप्लीमेंटेशन फेज के बारे में बताया गया, हमें स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजीज के बारे में बताया गया कि जिनको फॉलो करके हम हमारी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को फोकस कर सकते हैं, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स को फोकस कर सकते हैं, वुमेन को फोकस कर सकते हैं, यूथ बॉडीज को फोकस कर सकते हैं, इंडिजिनियस कम्युनिटीज को फोकस कर सकते हैं। सो दिस इज द एंकर फॉर ऑल ऑफ अस कि जहां पे हमारे पास इन चीजों को फोकस करके हम लोग क्लाइमेट चेंज के खिलाफ अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मौजमा प्लीज। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो हम लोगों ने बात तो ये कर ली कि हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा इन तमाम चीजों के ऊपर, लेकिन जब हम फोकस भी करेंगे किसी चीज के ऊपर तो हमें किसी ना किसी तरीके से चैलेंज का सामना करना पड़ेगा, हमारे ऊपर भी कोई ना कोई मुश्किलात आएंगी। अच्छा, अगर हम वैसे वो मुश्किलात के बारे में बात करें तो हमारे पास डिफरेंट तरीके की मुश्किलात आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मुश्किल हमारे पास एक डाटा ओरिएंटेड के अंदर इस तरीके से आती है कि 2025 का साल हमारे पास वो वाहिद साल था जिसके अंदर हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ लगभग डिस्प्लेसमेंट्स देखने को मिली थी इंटरनल। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट से मुराद ये है कि एक जगह से दूसरी जगह लोगों का जाना, और इंटरनल से मुराद ये है कि विद इन द ऑन कंट्री, एक ही कंट्री के अंदर, ठीक है। और ये हमारे पास हुआ था डिजास्टर रिलेटेड के थ्रू, और ये एक तरीके से 13% इंक्रीज देखा गया था एज कम्पेयर टू द लास्ट डेकेड जो कि था हमारे पास डेकेड ऑफ 2010 टिल 2020। ओके, और ये हमें बताता है, ये हमें सिखाता है कि कितना ज्यादा हम लोग वल्नरेबल हो रही हैं। उसके बाद फिर हमारे पास एक और चीज थी, उन्होंने ये बताया गया था कि 3.3 से लेके 3.6 बिलियन लोग ऐसे होंगे जो कि हाईली वल्नरेबल होंगे क्लाइमेट चेंज के, और ये हमारे पास एस्टिमेट पूरा होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि वी आर नॉट पेइंग दैट मच अटेंशन। हम लोग इसको चलो ये तो कह देते हैं बड़े बड़े इदारों के अंदर जाके कि हमें फोकस करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन पे जाकर हम लोग फेल आउट कर जाते हैं, हम लोग इम्प्लीमेंटेशन ले ही नहीं पाते पूरा का पूरा। और ये जो हमारे पास फिगर आया है ये IPCC की 6th असेसमेंट रिपोर्ट से आया है। एंड IPCC हमारे पास वो इदारा है जो कि साइंटिफिक नॉलेज को प्रॉपर्ली कलेक्ट करता है एंड उसको एक तरीके से ट्रांसलेट करके इनटू सिंपल लैंग्वेज डिसेमिनेट करता है, स्प्रेड करता है, ताकि आवाम भी आगाह हो क्लाइमेट चेंज की साइंटिफिक नॉलेज से। अच्छा, उसके बाद हमारे पास फिर एक और चीज आती है कि जो हमारे पास लोग हाईली वल्नरेबल रीजन्स के अंदर होते हैं, वो कहा जाता है, स्टडी बताते हैं, स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि 15% ज्यादा, लाइक 15 गुना ज्यादा वो डेथ ओरिएंटेड होंगे, लाइक एक तरीके से उनको 15 गुना ज्यादा अमवात का सामना करना पड़ेगा, वो भी जो क्लाइमेट रिलेटेड है, नेचुरल डिजास्टर्स रिलेटेड है, एज कम्पेयर टू द लीस्ट वल्नरेबल रीजन्स। और अभी हमारे पास अगर एग्जाम्पल लें तो जब भी हमारे पास सैलाब आते हैं तो हमें पता चलता है कि हम लोगों के पास
माली नुकसान तो हो रहा है लेकिन जानी नुकसान भी ज्यादा हो रहा है। और इसकी हमारे पास एक जो प्रॉपर आप फिगर कह लें वो आई थी 2022 के फ्लड्स के अंदर, जब हमारे पास बहुत ज्यादा जानी नुकसान भी हुआ था और माली नुकसान भी हुआ था। सो थिंक अबाउट दिस, लाइक इट इज अ वेरी बिग स्केल जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ता है। और इसी वजह से हमारे पास फिर जस्टिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से एक इशू के तौर पे हम इसको कंसिडर नहीं करते, हम इसको एक साइंस इशू के तौर पे भी कंसिडर करते हैं कि इसके अंदर हम लोग बात कर रहे होते हैं एमिशंस के ऊपर भी। वो एमिशंस जो कि हमारे पास पिछली कई दिहाइयों से चली आ रही है, वो एमिशंस जो कि हम लोग एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कर रहे होते हैं, एक तरीके से सेटलमेंट्स की डेवलपमेंट में कर रहे होते हैं, चाहे वो हमारे पास इनफॉर्मल सेटलमेंट्स ही क्यों ना हो। और एक तरीके से ये जब हमारे पास सारी की सारी एमिशंस हो रही होती हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास इनइक्वालिटी भी आ रही होती है, और वो इनइक्वालिटी लीड करती है हमारे पास किसी ना किसी डिजास्टर को, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो चाहे वो आर्टिफिशियल डिजास्टर हो। और वो डिजास्टर से जो हमारे पास लोग एक तरीके से प्रॉपरली आप कह लें डैमेज होते हैं, वो होते हैं हमारे पास खवातीन, हमारे बच्चे, हमारी यूथ, हमारे इंडिजीनियस लोग और ऐसे लोग जो कि डिसेबिलिटी का शिकार है, जो कि स्पेशलाइज्ड लोग हैं, स्पेशल पीपल हैं। और ये हमारे पास सबसे ज्यादा हाईली वल्नरेबल रीजन के अंदर होंगे, ठीक है, एज कम्पेयर टू द लीस्ट वल्नरेबल रीजन। नेक्स्ट स्लाइड मौजूद। ओके, अब अगर हम बात करें तो हम लोगों ने एक तरीके से क्लाइमेट की जो जस्ट ट्रांजिशन या एक तरीके से जहां पे हम लोग बात करते थे उसके फोकस के ऊपर, उसके प्रॉब्लम को समझने के लिए हमने वो पार्ट कवर कर लिया। अब हम पार्ट कवर करेंगे सॉल्यूशंस की तरफ हम लोग आएंगे। अब तो जो हमारे पास सबसे पहला सोल्यूशन होगा वो होगा कि हम लोगों को रिजिलियंट कम्युनिटीज बनानी पड़ेंगी। अगर हम रिजिलियंस को डिफाइन करें तो ये हमारे पास वो कैपेसिटी होती है जो कि एब्जॉर्ब करती है और हमें रिकवर करवाती है क्लाइमेट शॉक्स से। अब क्लाइमेट शॉक्स किस तरीके से आ सकते हैं? क्लाइमेट शॉक्स हमारे पास वो इफेक्ट्स के थ्रू हमारे पास इम्पैक्ट्स आ सकते हैं जो कि हमारे ऊपर किसी ना किसी तरीके से असरअंदाज होंगे। इट कुड बी रिगार्डिंग अगर हमारे पास एक डिजास्टर आया तो उस डिजास्टर के सबब हमारे पास जो हमारी सेहत के ऊपर नुकसान पहुंचाए, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो हमारे पास मेंटल हो, वो क्लाइमेट शॉक होगा। हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जो नुकसान आया है वो क्लाइमेट शॉक होगा। हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर जो नुकसान आया है वो क्लाइमेट शॉक होगा। और ये सारे के सारे जो शॉक्स होते हैं वो कम्युलेटिवली हमारे पास एक बड़े पिक्चर को शो करते हैं जिसके अंदर कि हम लोग ही अल्टीमेटली पिस रहे होंगे। और इसी वजह से हम लोग प्रिपेयर्डनेस के ऊपर बात करते हैं फिर बाद में। और हम ये कहते हैं कि जब हम लोग बात करें रेजिलियंस की, एडेप्टेशन की, प्रिपेयर्ड, हमें वो सारों को एक साथ बात करनी पड़ेगी। और जब हम चार पिलर से अगर हम लोग बात करें तो चार पिलर्स में आते हैं हमारे पास आपके अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स का काम ये है कि जब अगर कोई डिजास्टर आने वाला होता है तो आपको वो थोड़े टाइम पहले, चाहे वो कुछ ही घंटे क्यों ना हो या कुछ ही लम्हे पहले क्यों ना हो, आपको आगाह कर दे कि डिजास्टर आने वाला है उस इलाके के अंदर। और अभी भी पाकिस्तान के अंदर अर्ली वार्निंग सिस्टम एक बनाया जा रहा है जिसे हम लोग नाम देते हैं यूएन ग्लोब के नाम से, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट स्प्रेडिंग, जिसके अंदर हमारे पास हमारा फोकस ये है कि हम लोग यूएन के साथ लिंकअप करके हम ऐसे अर्ली वार्निंग सिस्टम के सेंसर्स को बनाएंगे जो ये बताएगा हमारे पास इन फ्यूचर कि अगर हमारे पास ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है तो उस ग्लेशियर मेल्टिंग के सबब हमारे पास जो फ्लड आएगा तो वो कौन कौन से गाँव के अंदर आएगा, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। और उसके बाद आता है आपके पास रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, अब ये जो रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग अपने वाटर सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग करें। वाटर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे पास सबसे पहले बात आती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। उसके बाद फिर आता है कि हम लोग किस तरीके से वो हमारी सड़कें बनाए जिसके अंदर एक तरीके से वो स्ट्रेंथ हो कि वो डिजास्टर, क्लाइमेट रिलेटेड कोई भी हमारे पास इफेक्ट ही क्यों ना, उससे भी वो उसको भी एक तरीके से एब्जॉर्ब कर सकें। और फिर आता है हम कि किस तरीके से हम लोग रिकवर करेंगे एक्सट्रीम इवेंट से, और हम लोग किस तरीके से अपने रेजिलिएंट हाउसिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आपके पास इकोसिस्टम बेस्ड अडेप्टेशन, जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि हम लोग रूफ्स लगाएं, हम लोग वेटलैंड्स की कंजर्वेशन करें, हम एक तरीके से अर्बन ग्रीन स्पेसेस के ऊपर काम करें जो एक तरीके से फ्लड्स को, स्टॉर्म्स को रोकती हैं। और एक तरीके से इनकी कॉस्ट एज कम्पेयर टू द हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कम होती है। तो अगर हम इनके ऊपर फोकस करेंगे तो वी आर protecting our environment, we are improving our social life, and also we are trying to make some money as well. अच्छा, उसके बाद आता है आपके पास सोशल प्रोटेक्शन, जिसके अंदर हम लोग बात कर रहे होते हैं सेफ्टी नेट्स की, जिसके अंदर हम लोग बात कर रहे होते हैं इंश्योरेंस की, जिसके अंदर हम लोग बात कर रहे होते हैं कैश ट्रांसफर्स की, कि वो हमारे वो पैसे की हमारे पास जराए हमें दे दिए जाएं जिसके थ्रू हम लोग अपने हाउस होल्ड्स को, जो हमारे पास वल्नरेबल हाउस होल्ड्स हैं, हम उनको टूटने से बचा दें या हम उनको गुर्बत से बचा लें।
बेसिकली कि जब आपके पास कोई क्लाइमेट डिजास्टर आता है या एक तरीके से जब आपके पास कोई नेचुरल डिजास्टर आता है। सो इसके अंदर हम लोग बात करते हैं इन तमाम चीजों की। रिजिलियंट कम्युनिटीज को जब हम लोग कहते हैं ना कि हम बिल्ड करना चाहते हैं, तो हम इन तमाम चीजों के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मौजूद। उसके बाद अगर हम बात करें फाइनेंसिंग की, तो बनाना हमारे पास एक काम है और उस बनाने के लिए हमें पैसा चाहिए होगा, किसी भी चीज को बनाने के लिए। अब वो पैसा कहाँ से आएगा और उस पैसे को क्या टर्मिनोलॉजी कहते हैं, वो कहते हैं हम लोग क्लाइमेट फाइनेंस। 2023 के अंदर ये जो आपके पास चार्ट नजर आ रही है 2023 की स्टडी है, ये कहा गया था कि ग्लोबल मिटिगेशन फाइनेंस जो है वो एक तरीके से 1780 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचा था एज कंपेयर टू एडेप्टेशन फाइनेंस जो था 65 बिलियन डॉलर्स। अच्छा, अब अगर हम मिटिगेशन की बात करें तो मिटिगेशन हमारे पास वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करना चाहते हैं। इसके अंदर आपके पास लेट सपोज आप इसके अंदर डाल सकते हो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को, इसके अंदर आप डाल सकते हो एक तरीके से ये जो आपके पास फॉरेस्ट लगाने होते हैं आप उन प्रोजेक्ट्स को डाल सकते हो, क्योंकि एक तरीके से इनके थ्रू आपके पास ग्रीन जो ये हाउस गैसेज होती है उनकी एमिशन कम हो रही है। और इसी के बरक्स जो हमारे पास एडेप्टेशन होता है, तो वो हमारे पास वो फिनोमिना होता है जिसके अंदर हम लोग एक तरीके से अपने आप को अडेप्ट करवा रहे होते हैं क्लाइमेट चेंज के कॉन्सिक्वेंसेज और क्लाइमेट चेंज के खिलाफ। इसके अंदर आता है कि हम लोग किस तरीके से अपने हेल्थ केयर को इंप्रूव कर सकते हैं, एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव कर सकते हैं, अपने लाइवलीहुड को बेहतर बना सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ अडेप्टेशन। और ये कहा गया था कि जब हमारा अगर हम लोग इन्वेस्ट करें 1780 बिलियन डॉलर्स मिटिगेशन के अंदर और एडेप्टेशन के अंदर इन्वेस्ट करें 65 बिलियन डॉलर, तो जो हमारे पास रेशियो आ रही है वो 27:1 है, जो कि वेरी मच इम्बैलेंस क्रिएट कर रही है हमारे पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर। और एक तरीके से अगर हमने इन तमाम चीजों को खत्म करना है, इस पूरे के पूरे इनबैलेंस्ड स्ट्रक्चर को, तो हमें एक काम करना पड़ेगा एनसीक्यूजी के ऊपर। अब एनसीक्यूजी क्या है? एनसीक्यूजी आपके पास एक न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल है क्लाइमेट फाइनेंसिंग के अंदर, जिसके अंदर ये कहा गया है कि डेवलप्ड कंट्रीज आपको 2035 तक, अब हमारे जो क्लाइमेट टारगेट्स हैं या इंटरनेशनल टारगेट्स हैं वो 2030 से शिफ्ट होकर 2035 तक आ गए। तो उसमें हमारे पास फोकस क्या हुआ है कि हम लोग हर साल 300 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे 2035 तक डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, और वो जो इन्वेस्टमेंट होगी वो क्लाइमेट फाइनेंसिंग के अंदर होगी, क्लाइमेट स्ट्रेटेजीज के ऊपर होगी। फिर आपके पास आता है आपके हम लोग इसी को फिर मजीद बढ़ा देंगे टू 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स। और फिर ये कहा जाता है कि एक तरीके से राइट नाउ 20% से कम हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एडेप्टेशन फाइनेंसिंग के अंदर है, एडेप्टेशन के अंडर है। हमें लोकली लेड एडेप्टेशन करनी पड़ेगी, ऐसी लोकली लेड एडेप्टेशन जिसके अंदर हम लोग फंडिंग बाहर से लेकर आ सकें और हम उन अफेक्टेड कम्युनिटीज के ऊपर लगा सकें जहां पर सबसे ज्यादा नीड है, ताकि हमारे पास ये जो कहते हैं ना कि हम एडेप्टेशन फाइनेंस या एडेप्टेशन के प्रोजेक्ट्स के अंदर हम लोग कम से कम पैसा लगा रहे हैं, हम उसको बढ़ा सकें। राइट नाउ our need is to focus on adaptation as much as mitigation। और हालांकि हमारे पास जो अभी सिस्टम है वो मिटिगेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करे एज कम्पेयर टू एडेप्टेशन। और इसी वजह से फिर इंटरनेशनल मीडिया के अंदर आपके पास आ रही है GGES ग्लोबल गोल्स ऑन एडेप्टेशन, कि SDGs के बाद आपको 2030 के बाद ग्लोबल गोल्स ऑन एडेप्टेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड मौजूद प्लीज। अच्छा, अब अगर हम बात करें, आपने रिजिलियंट की कम्युनिटीज के ऊपर बात कर ली, आपने फाइनेंसिंग के ऊपर बात कर ली, तो फिर इन दोनों चीजों को लाने का मकसद क्या है? तो वो मकसद ये है कि आपने किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना, लिविंग नो वन बिहाइंड। और इस टर्मिनोलॉजी को नाम दिया जाता है जस्ट ट्रांजिशन का। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ILO को जो हमारे पास है, उन्होंने डिफाइन किया कि ये हमारे पास इकोनॉमी को ग्रीन करने का वो तरीका है, वो जरिया है जिसके अंदर हम लोग हमारी मईशत को फेयर बनाते हैं, हम उसे इंक्लूसिव करते हैं कि जिसके अंदर हर बंदा आकर अपना किरदार अदा कर सकता है बाय क्रिएटिंग डिसेंट अपॉर्चुनिटीज, डिसेंट वर्क अपॉर्चुनिटीज। और अल्टीमेटली हम ये फोकस करते हैं कि जो बंदा भी आ रहा है वो पीछे ना, वो रिजेक्ट होकर वापस ना जाए, बल्कि किसी ना किसी तरीके से वो हमारे साथ इनकॉर्पोरेट हो जाए और वो हमारी इकोनॉमी के अंदर एक अच्छा किरदार अदा करे, जिसके अंदर इन्वायरमेंट भी सेफ हो रहा है, उस बंदे की सोशल लाइफ भी इंप्रूव हो रही है और इकोनॉमी से आपके पास GDP भी इंक्रीज हो रही है। अच्छा, अब अगर हम इसके ऊपर बात करें तो आपके पास जो वर्कर्स होते हैं और आपके जो लाइवलीहुड्स होता है, आपका रोजमर्रा का काम करना, आपकी तर्ज जिंदगी, उसके अंदर आपको सोशल प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा, आपको वर्कर्स की रीस्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा, कम्युनिटीज और रीजन्स के अंदर आपको फोकस करना पड़ेगा इकोनॉमिक डाइवर्सिटी के ऊपर, आपको सोशल डायलॉग के अंदर फोकस करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट्स, आपके एम्प्लॉयर्स, आपके वर्कर ऑर्गेनाइजेशंस वो नेगोशिएट करें कि
सब लोग एक तरीके से इस पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर आ सकें। और ये अप्रोच जो है वो ILO ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 के अंदर अपनी गाइडलाइंस के अंदर दी थी। उस गाइडलाइन का नाम था गाइडलाइंस फॉर अ जस्ट ट्रांजिशन। ये हमारे पास ILO की तरफ से है। और नेक्स्ट स्लाइड मौजूद प्लीज। अब अगर हम बात करें एज वी बीइंग यूथ, एज यू गाइस बीइंग द यूथ, क्योंकि आप लोग एक तरीके से अभी भी जवान हो, आप लोगों के पास अभी भी एक तरीके से मैं कहूँ तो कम बेश 13 साल हैं, जिसके अंदर उन 13 सालों के अंदर आप अपना एक बहुत ही मेजर किरदार अदा कर सकते हो। तो हाउ यू गाइस कैन एक्ट एज एजेंट्स ऑफ चेंज। तो इसके लिए हमें स्टार्ट करना पड़ेगा कि हम लोग फ्यूचर स्टेक होल्डर्स नहीं हैं, हम अभी के आज के दौर के रिकॉग्नाइज्ड पार्टिसिपेंट्स हैं, जिसके अंदर हमें सबसे पहले काम करना पड़ेगा एक्शन फॉर क्लाइमेट एम्पावरमेंट, एस, जिसके अंदर हम एक तरीके से रिकॉग्नाइज करें एजुकेशन को, ट्रेनिंग को और पब्लिक पार्टिसिपेशन को। हम जब रिकॉग्नाइज करेंगे और इसके अंदर फिर हम रिकॉग्नाइज करें कि यूथ पार्टिसिपेशन भी होनी चाहिए, और जब इस एज को अल्टीमेटली हम ये कहें कि ये एक क्लाइमेट एक्शन का पिलर है, जब एजुकेशन, ट्रेनिंग, पब्लिक पार्टिसिपेशन को रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज अ पिलर, तब जाकर आपके पास क्लाइमेट एक्शन के अंदर आपको एक थोड़ा सा फर्दर इंक्रीज देखने को मिलेगा प्रोग्रेस के अंदर। और इसी के साथ अगर हम बात करें थोड़े से स्टेटिस्टिक्स के ऊपर, तो 1.8 बिलियन ऐसे यंग लोग हैं इस पूरी की पूरी हिस्ट्री के अंदर राइट नाउ जो कि काम कर रही हैं, और एक तरीके से समहाउ दे आर लिंक्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और वो जो यूथ का हमारे पास एज गैप आ रहा है वो आ रहा है 10 साल से लेकर 24 साल के नौजवान। और फिर आता है आपके पास यंगो। यंगो आपके पास वो ऐसी ऑफिशियल UNFCCC की यूथ कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यूथ बॉडी है UNFCCC के अंडर, जो कि एक तरीके से UNFCCC के अंडर काम भी कर रही है और यूथ को रिप्रेजेंट भी कर रही है। और ये हर उस बंदे के लिए, हर उस खातून, हर उस मर्द के लिए ओपन है जिसकी उम्र 35 साल से कम की है। अगर आप 35 साल से कम के हो तो आप यंगो के अंदर अप्लाई कर सकते हो और यंगो के साथ काम कर सकते हो। ठीक है, एंड इट इज, जब आप काम कर रहे होते हो तो आप इसको ये देखो कि ऑल्दो यू आर वर्किंग वॉलंटरीली, यंगो के अंदर आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी जहाँ पे पेड अपॉर्चुनिटीज होंगी, बट वो आपको तब जाके मिलेंगी जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा यंगो के साथ। ओके, अब अगर हम बात करें कि हम कौन सी 3 एग्जांपल्स के ऊपर बात करें जो यूथ लेड क्लाइमेट एक्शन के ऊपर फोकस करती है, तो सबसे पहले आप स्टार्ट करो एडवोकेसी एंड मूवमेंट से। आप एक तरीके से नेशनल कैंपेन्स रन करो, आप एक तरीके से गवर्नमेंट्स के साथ, डिफरेंट गवर्नमेंट्स के साथ आप कमिटमेंट्स के ऊपर काम करो, जिसे हम लोग नाम देते हैं NDCs, नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस। आप स्कूल के अंदर क्लाइमेट कैंपेन्स को रन करो। फिर आपके पास आता है लोकल इनोवेशन। अच्छा, अब लोकल इनोवेशन एंड के अंदर हम लोग बात करते हैं कि हम लोग ऐसे रेजिलियंस प्रोजेक्ट्स बनाएं जो कि यूथ लेड हो, जो कि बात करें अर्ली वार्निंग नेटवर्क्स के ऊपर, अर्बन ग्रीनिंग के ऊपर और क्लाइमेट एजुकेशन के ऊपर। एंड इसके अंदर एक तरीके से जस्ट यू गाइस बीइंग फ्रेंड्स, आप एक ग्रुप बना सकते हो और आप काम कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। उसके बाद आप बात करते हो अल्टीमेटली जाकर फॉर्मल नेगोशिएशन की तरफ, जहाँ पे आप यंगों की डिफरेंट वर्किंग ग्रुप्स के साथ काम कर रहे होते हो, आप पॉलिसी पेपर्स बना रहे होते हो, आप ग्लोबल यूथ स्टेटमेंट बना रहे होते हो। ग्लोबल यूथ स्टेटमेंट आपके पास वो आपकी पॉलिसी की किताब होती है या पॉलिसी का डॉक्यूमेंट होता है जो कि पूरी दुनिया की यूथ बॉडी से आया होता है। एंड वो स्टेटमेंट, वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट, वो पॉलिसी ब्रीफ आप रिप्रेजेंट करते हो, यंगो रिप्रेजेंट करता है टू कॉप प्रेसिडेंसी, एंड कॉप उसको देखती है एंड कॉप उसको प्रॉपर्ली एक्नॉलेज करती है, रिकॉग्नाइज करती है कि ये हमारे पास प्रॉब्लम चल रही है जिनको नौजवानों ने आइडेंटिफाई किया पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड मौजूद। अब अगर हम बात करें तो हाउ यू गाइस कैन गो टू द कॉप। ठीक है, वी हैव 4 स्टेप्स। फर्स्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर मैं ये कहूँ कि मैं दूसरे पे स्टार्ट करूंगा और फिर मैं चला जाऊंगा तो मुश्किल है। अगर मैं कहूँ कि मैं तीसरे पे स्टार्ट करूंगा और फिर चौथे पे चला जाऊंगा तो मुश्किल है। ऑलवेज स्टार्ट विद द फर्स्ट। योर फर्स्ट स्टेप विल बी द बेबी स्टेप। तो आप स्टार्ट करो विद लोकली। आप किसी एल्कॉय का पार्ट बन जाओ, आप किसी आरकॉय का पार्ट बन जाओ। कॉय क्या होती है? कॉय आपके पास वो कॉन्फ्रेंस ऑफ यूथ होती है जिसके अंदर पूरी दुनिया के लोग आते हैं, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूथ। ठीक है,
एंड जब एल्कॉय होती है तो एल्कॉय का मकसद ये होता है कि वो एक कंट्री के अंदर होगी, वहां पे पूरी कंट्री के नौजवान आएंगे एंड वहां पे वो क्लाइमेट प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। वो ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल सिंध के अंदर ये क्लाइमेट प्रॉब्लम्स हैं, पंजाब के अंदर ये क्लाइमेट प्रॉब्लम्स हैं, बलूचिस्तान के अंदर ये क्लाइमेट प्रॉब्लम्स हैं, कोयटा क्या कहते हैं केपीके के अंदर ये क्लाइमेट प्रॉब्लम्स हैं, जीबी के अंदर ये हैं, आजाद कश्मीर के अंदर ये हैं। दिस इज एल्कॉय। इसके अंदर आप नेटवर्किंग करते हो, आप पॉलिसी ब्रीफ्स बनाते हो, आप सीखते हो। और जब हम आरकॉय के बारे में बात करते हैं तो वो एक रीजन के ऊपर फोकस होती है। इट कुड बी एशियन कॉन्टिनेंट, इट कुड बी यूरोपियन कॉन्टिनेंट, इट कुड बी लैटिन अमेरिका, इट कुड बी नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, इस तरीके से। इट कुड बी अफ्रीकन आरकॉय एज वेल। और फिर आपके पास आता है आपके एंट्री पॉइंट्स, जहां पे आप एक तरीके से नेशनल या रीजनल यूथ स्टेटमेंट्स के अंदर अपने व्यू पॉइंट्स को रोक देते हो। तो उसके बाद आता है आप यंगो को ज्वाइन करो। यंगो क्या है? यंगो आपको मैंने बता दिया कि यूएनएफसीसीसी की ऑफिशियल यूथ कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहाँ पे आप 35 साल से अगर कम हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो और डिफरेंट थीमेटिक वर्किंग ग्रुप्स के अंदर काम कर सकते हो। आप मिटिगेशन के अंदर काम कर सकते हो, आप एडेप्टेशन के अंदर काम कर सकते हो, आप क्लाइमेट फाइनेंस के अंदर काम कर सकते हो, आप एक तरीके से एस के अंदर काम कर सकते हो, एक्शन फॉर क्लाइमेट एम्पावरमेंट अभी मैंने बताया, आप जस्ट ट्रांजिशन के अंदर काम कर सकते हो। आपके पास डिफरेंट वर्किंग ग्रुप्स हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास कि आप ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूथ अटेंड करो, जहां पर आपकी कॉप हो रही होगी यूएनएफसीसीसी की, वहीं पर आपकी क्वाय होती है। एंड आपकी कॉप के स्टार्ट होने से 2-3 दिन पहले आपकी क्वाय स्टार्ट हो जाती है। एंड क्वाय आपका 3 दिन का इवेंट होता है, जिसके अंदर आप अपनी कंट्री के बनाए हुए पॉलिसी ब्रीफ्स को लेके जाते हो और डिफरेंट कंट्री से जो यूथ बॉडीज आती हैं वो अपने आप कहने इश्यूज को प्रेजेंट करती हैं, आप अपने इश्यूज को प्रेजेंट करते हो। एंड तब जाकर आप एक और पॉलिसी ब्रीफ बनाते हो, जिसके अंदर पूरी दुनिया के आप कह लें जो इश्यूज होते हैं आप उस पॉलिसी ब्रीफ में लिखते हो, आप उनके खिलाफ आप कहते हो, पॉलिसीज देते हो, सॉल्यूशंस देते हो। एंड वो सॉल्यूशंस अल्टीमेटली कॉप की प्रेसिडेंसी को जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप एक बैच को सिक्योर करते हैं वाया उस ऑर्गेनाइजेशन से जो कि यूएन की एक्रेडिटेड होती है, ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जर्वर का मकसद क्या होता है? ऑब्जर्वर का मकसद ये होता है कि आप उस इवेंट के अंदर जाओगे और आप ऑब्जर्व करोगे, आप डिफरेंट लोगों से बात करोगे, डिफरेंट लोगों से आप ये कहोगे कि डिफरेंट लोगों से आप प्रोजेक्ट मेकिंग के ऊपर बात करोगे, डिफरेंट लोगों से आप एक तरीके से एमओयू साइन करोगे, डिफरेंट लोगों के साथ आप नेटवर्किंग करोगे, ठीक है। दिस इज द रोल ऑफ ऑब्जर्वर। जब आप एक तरीके से जाते हो यहाँ, जब आप एक नेशनल डेलीगेशन पार्टी के अंदर जाते हो तो आपका रोल ये होता है कि आपने अपने पूरे के पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करना होता है उस जगह पे, उस स्टेज के ऊपर, उस स्टांस के अंदर, ठीक है। और फिर अगर आप यंगो के थ्रू जाते हो तो आपका मकसद ये होता है कि आपने यूथ बॉडी को रिप्रेजेंट करना है, यंगो को रिप्रेजेंट करना है पूरी दुनिया की, ठीक है, उस स्पेसिफिक इशू के अंदर। फॉर एग्जांपल इट कुड बी क्लाइमेट फाइनेंस, इट कुड बी मिटिगेशन, इट कुड बी एडेप्टेशन। और ये सारे के सारे जितने भी हमारे पास डिफरेंट लोग हैं, ये किसी ना किसी तरीके से आपस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक दूसरे के साथ एंगेज कर रहे होते हैं और रिलेशनशिप्स बना रहे होते हैं, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स। अभी हमारे पास जो अभी की कॉप है वो होने वाली है तुर्की के अंदर, 9 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक 2 हफ्तों की होती है। इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया और तुर्की आपस में एक दूसरे के साथ लिंकअप करके कॉप को पूरा का पूरा एक तरीके से उसकी प्रेसिडेंसी बॉडी है, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया जो है वो प्रेसिडेंसी ऑफ नेगोशिएशंस है और तुर्की हमारे पास प्रेसिडेंसी ऑफ द कॉप है, होल कॉप। यंगो की क्वाय भी होगी, लेकिन कॉप के पहले जो कि होगा टेंटेटिवली, इसकी जो डेट्स होंगी इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट विल बी अराउंड 5, 6, 7 नवंबर या 6, 7, 8 नवंबर, इस तरीके से होगा। सो दिस इज इट। मौजूद नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So I just mentioned you कि we will be going to create some anticipation. This thing will be for you. Just be connected with us. Within just some days, maximum hardly 3 to 4 days, we are going to unveil something really good for all of you. जिसके अंदर it will be our responsibility that how we are going to prepare you for going to UN Climate Change Conference. If not this year's, then the coming year, जिसके अंदर we as being the core body are going to properly make you the climate leaders, the climate negotiators, जिसके अंदर you guys will be representing Pakistan, you guys will be representing your concerned organization, और आप different ministerial bodies के साथ link up करोगे, उनको अपने project ideas दोगे. It will be going to be
6 वीक्स जर्नी, लेकिन एक्सटेंसिव जर्नी होगी, बट मैं ये कहूँगा कि उस पूरी की पूरी मेहनत का जो फल होगा वो आपको ज़रूर मीठा मिलेगा आने वाले सालों के अंदर। सो दिस इज़ द थिंग जिसके ऊपर हम लोग पिछले 2 महीने से काम कर रहे थे, एंड all the details will be dropping out soon. You guys are the very first people जिनको ये इस पूरी की पूरी डिटेल का पता चल रहा है, एंड विद इन जस्ट 3 to 4 more days हम इसको प्रॉपरली अनवेल करेंगे, रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगी। जब भी टाइम होगा आपके पास इसको जरूर ज्वाइन करना, रजिस्टर जरूर करना, क्योंकि इसके अंदर you guys will be hearing from us, you guys will be hearing from international bodies, and you guys will be hearing from the international youth, वो यूथ जो कि इन कॉप्स के अंदर हो आई है। क्योंकि हमारा मकसद आपको इम्प्रूव करना है, हमारा मकसद आपको ट्रेन करना है, हमारा मकसद आपको इंस्पायर करना है, हमारा मकसद आपको मेंटोर करना है, हमारा मकसद आपको मोटिवेट करना है। नेक्स्ट स्लाइड मौजूद। सो की लर्निंग्स क्या है हमारे पास? जो की लर्निंग्स है वो ये है कि जस्टिस जो है वो सबसे ज्यादा मेजर फोकस है क्लाइमेट एक्शन का। ठीक है, जब हम रेजिलियंस बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं तो रेजिलियंस बिल्डिंग के साथ हमारे पास फाइनेंस का लिंक जरूर होगा, फाइनेंस के ऊपर हम लोग बात जरूर करेंगे। एंड जब हम फाइनेंस के ऊपर बात करते हैं तब हमारे पास एक जंग का माहौल हो जाता है। जंग का माहौल होता है बिटवीन डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग नेशंस, डेवलपिंग कंट्रीज। फिर ये कहते हैं कि लिविंग नो वन बिहाइंड हमारे पास वो पहलू है जिसके ऊपर हम लोग कोई ना कोई, आप कह लें इसके ऊपर हम कोई ना कोई क्या कहते हैं नेगोशिएशन नहीं कर सकते। दिस थिंग इज मैंडेटरी कि लिविंग नो वन बिहाइंड, हम किसी को भी पीछे ना छोड़ें। उसके बाद आता है कि जो यूथ है वो रूम के अंदर बिलोंग करती है। कौन सा रूम? नेगोशिएशंस का रूम, जहाँ पे असल टॉक्स होती हैं बिटवीन डिफरेंट यूएन ऑर्गेनाइजेशंस, बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान में। जब आप यूथ उस रूम में बैठे होगी तो यूथ अपने पर्सपेक्टिव को उन लोगों तक पहुंचा रही होगी। ठीक है, दिस इज द थिंग जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज यू गाइज बीइंग द यूथ पार्टिसिपेंट्स, एज यू गाइज बीइंग द यूथ लीडर्स। उसके बाद पूरा का पूरा पाथवे रियल है, जस्ट यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। पहला कदम जो लेना होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब आप पहला कदम ले लेते हो, आप कहते हो कि पहला कदम तो ले लिया, अब देखा जाएगा, और आप आहिस्ता आहिस्ता करके आगे आगे बढ़ते चले जाते हो। और हमारी, this is my promise to all of you, this is my word to all of you, this is just the start if you are really interested to work in this whole field. And if you are really interested to work with us, this is just the start for you guys. Next slide, Mosra. So this is it. Now I look forward to listening towards your questions. अगर आपका कोई सवाल होगा, I am the secretary SDGs at the Burak Association, और हमारा मकसद ये है कि हम लोग पूरे पूरे SDGs की डोमेन को संभालते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। मी एंड माई होल टीम, जो कि अभी आप लोग देख रहे होंगे, जिनसे अभी आप लोगों ने सुना है, जो अभी होस्ट कर रही हैं। उसके बाद इन रिगार्ड वी आर फोकसिंग ऑन एनवायरमेंटल एजुकेशन, एंड यस alongside this I am also a researcher at Xi'an Jiaotong University here in China, and when I will be back in Pakistan by the next month, I would love to meet all of you, ताकि हम लोग कुछ ना कुछ एक तरीके से बात कर सकें यूथ के ऊपर, पॉलिसीज के ऊपर, एंड हर चीज़ के ऊपर। सो दिस इज इट। कोई सवाल हो तो जरूर पूछें, एंड मौजमा ओवर टू यू। Thank you so much, sir. And it's an honor to have you on board every time. आप जब भी lecture deliver करते हैं, there's something new we've learned. So thank you so much, guys. If you have any questions, you can just unmute yourself and you can ask. Otherwise, you can just write it in the chat box. And regarding your certifications for the webinar, I'll share the attendance form in the chat box, and you need to fill that out. और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो इसको जरूर पूछें, क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे तो तब तक यू कैन नॉट लर्न न्यू थिंग्स, क्योंकि सवाल से ही हम मजीद डिस्कशन कर सकते हैं। सो वी हैव सम क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। Guys, if you have any question, you can unmute yourself and you can ask, or otherwise we just conclude the session. Hello, Assalamu alaikum. Can you hear me? Walaikum assalam. Yes, ma'am, we can hear you.
Okay, so it was a very good discussion by Mr. Daniel, and we are really pleased to be in this meeting, a part of his discussion, and rest of the speakers. Even we have got a lot of information from you, dear. And the thing is, I would like to say to Mr. Daniel, the discussion was very useful and healthy, but I believe if we go towards the solutions, that will be great, because every day we are facing all these problems, and day by day we are getting them more and more, and in the coming years these problems will be yani at an extreme level, because we human beings have destroyed our economic the healthy environment. We have destroyed it, so we should look forward towards the remedies. Okay, this is what I want to say, and it was a very good discussion, and thank you very much for all this. Thank you, dear. थैंक यू सो मच मैम, और आपके काइंड वर्ड्स के लिए। एंड आपसे सुनना इज जस्ट लाइक एन इंस्पिरेशन। आई ऑलवेज गेट इंस्पायर्ड बाय दिस थिंग फ्रॉम यू गाइस। मैम, रिगार्डिंग द सॉल्यूशन, मसला वही आ जाता है कि पाकिस्तान के अंदर एंड पूरी दुनिया के अंदर डिफरेंट रिसर्चेज हो रही होती हैं सॉल्यूशंस के ऊपर, एंड डिफरेंटली हमारे पास हर डोमेन के अंदर बात हो रही है। हमारे पास एडेप्टेशन की डोमेन के अंदर बात हो रही है, हमारे पास मिटिगेशन की डोमेन के अंदर बात हो रही है, हमारे पास क्लाइमेट फाइनेंसिंग की डोमेन के अंदर बात हो रही है, हमारे पास हर डोमेन के अंदर बात हो रही है। लेकिन जो मेजर मसला आता है हमारे पास वो वही होता है कि इम्प्लीमेंटेशन इज द मेजर, यू कैन से, इशू फॉर ऑल द थिंग्स। इट इज द ये वो कील है जो कि किसी भी आपके लिए हथौड़ी से नहीं निकल सकता। अगर इसको आपने एक तरीके से प्रॉपर्ली निकालना है तो आपको पूरा का पूरा अपने सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाना पड़ेगा और अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। जैसे ही अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट होगा, ये कील आपका पूरा अच्छे तरीके से निकल जाएगा और आपका फ्लो जो है वो प्रॉपरली स्मूथ हो जाएगा। सो दिस इज द थिंग। हम लोग अभी भी अगर सॉल्यूशंस के ऊपर बात करेंगे तो मैं भी बात कर सकता हूँ सॉल्यूशंस के ऊपर, लेकिन वही बात है कि सॉल्यूशंस के ऊपर बात भी आप तब करेंगे जब इम्प्लीमेंटेशन हो सकेगी। सो दिस इज द थिंग। और मेरा मानना ये है कि जब आपके पास प्रॉब्लम का पूरा नो हाउ होगी, तब आप सोल्यूशन को खुद ब खुद अपने नजरिए से सोचोगे, एंड अपने नजरिए से सोचकर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे अपने टाइम, अपनी कैपेसिटी के अंदर, एंड आहिस्ता आहिस्ता करके वही सोल्यूशन आपका बड़ा होता चला जाएगा एंड आप उसको कंट्री लेवल पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज इट। एंड या मी एंड माय टीम आर वर्किंग ऑन सम सॉल्यूशंस। सो अभी थोड़ा सा वी आर इन द पाइपलाइन, बट यस, इंशाअल्लाह within some days we are going to give the youth and all of you with some things. Thank you, sir. So we have a question from Miss Aiza. Sorry if I'm pronouncing it wrong. Miss Aiza Iftikhar, and she's saying that these days we are talk about how the climate change, impact on women and children. But what about the impact of climate change on animals? Mosma, ये क्वेश्चन किन से है? Miss Aiza, can you please tell me to whom you are asking this question? From me, Miss Hafsa, or Miss? I don't know, sir. It's like a general question. Anybody can answer if any of the speakers willingly answer the question. Yes, do you want to answer or shall I answer for this question? अच्छा, आप तीनों से सुन लें मिस आइजा। अकॉर्डिंग टू माय व्यू पॉइंट, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट एनिमल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। अगर आप वैसे देखना चाहें तो यूरोपियन साइड के ऊपर इसका जो इफेक्ट है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जितनी भी हमारे पास एनिमल बॉडीज हैं अभी भी, दे वर प्रॉपरली, एक तरीके से उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया था विद इन द टाइम, विद इन द टेम्परेचर फ्रेम ऑफ लेस देन 38 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे हमारे पास टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है यूरोपियन रीजन के अंदर, राइट नाउ दीज डेज द टेम्परेचर इज अराउंड 42-43, जो कि पाकिस्तान के हिसाब से नॉर्मल है। लेकिन यूरोपियन रीजन के अंदर वो टेम्परेचर एक तरीके से वहां पे जाने दे रहा है, अमवात साबित हो रही है वहां पे। और अभी हम इंसानी जानों के ऊपर बात करें, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट humans who are living in shaded houses who have air conditioners, but what about the animals? They are also getting died. किस तरीके से? ना तो शेड्स हैं,
खुले इलाकों में वो एक तरीके से रह रहे होते हैं मोस्टली, जो कि हम लोग बात करें स्ट्रे डॉग्स की, स्ट्रे कैट्स की या स्ट्रे डिफरेंट एनिमल्स की। और दूसरा, अगर हम बात करें पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ के जो हमारे पास एनिमल्स हैं, दे आर अडेप्टेड टू दिस सॉर्ट ऑफ टेम्परेचर, बट यहाँ पे भी उतना ही ज़्यादा एक तरीके से अमात हो रही हैं। क्यों? क्योंकि हमारा बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा। A lot of times we are not that much focused or we are not that much paying attention कि हम लोग एक पानी का प्याला रख दें घरों के बाहर या छतों के ऊपर, जिससे हमारे जो परिंदे चुनिंद परिंदे वो पानी पी सकें। It could be a good thing. It's just a small thing. डेथ्स हो रही हैं मेजॉरिटी एनिमल्स के अंदर, और दूसरी बात ये है कि उसके थ्रू उनके पास इफ नॉट डेथ देन मेंटल उनके पास डिसऑर्डर्स आते हैं एनिमल के अंदर भी, जिससे दे मे गो रोग। हमारे पास बहुत सारी स्टडीज आती हैं जिसके अंदर एनिमल्स जो होते हैं वो रोग चले जाते हैं। अब रोग जाने से क्या मुराद है? रोग जाने से मुराद ये है कि वो पागल हो जाते हैं। एंड जब एक जानवर फॉर एग्जांपल पागल हो जाता है, सो इट कैन इफ नॉट दैट मच कैन अटैक अ ह्यूमन। हमारे पास कुछ स्टडीज भी आती हैं जिसके अंदर some animals, some dogs went rogue and they attacked children, ठीक है। और ये हमारे पास सभी if I'm not wrong बाहर की इंटरनेशनल स्टडीज हैं। These are some of the cases. For properly saving these animals in Pakistan, I would say we have to change our behavior and हमें एक तरीके से उनको छेड़ना नहीं हो चाहिए। हमारी ही गलती होती है कि हमारे जो बच्चे होते हैं उनको पहले खुद ब खुद छेड़ देते हैं एंड देन उनको भी नुकसान होता है एंड उस जानवर को भी नुकसान होता है। दूसरी बात यह है कि बिहेवियर चेंज करेंगे तो उनकी जानें बच सकती हैं। एंड थर्डली, अगर दरख्त लगा देंगे और उस शेड के अंदर वो सो सकेगा जानवर, तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा एज कम्पेयर टू हिज डेथ। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। That's great. It's Daniel. I also want to add something. इन्होंने पूछा है कि मतलब क्लाइमेट का एनिमल्स पे इम्पैक्ट क्या है। क्लाइमेट का एनिमल्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। अगर हम एक छोटी सी एग्जांपल लें, अगर फॉरेस्ट फायर होती है तो वो क्या सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती है? वो पूरा क्लाइमेट हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर देती है। वो पूरा एक एनिमल का पूरा हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर देती है। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो लो टेम्परेचर पर सर्वाइव करते हैं। अब हीट वेव्स आई या कोई और क्लाइमेट डिजास्टर आया तो हम लोगों को क्या, हम तो एसी चला के उससे बच जाते हैं, हम इंडोर्स चले जाते हैं। बट जो एनिमल्स होते हैं उनका तो एक इन्वायरमेंट होता ही ओपन है, तो सबसे ज़्यादा वो इससे वल्नरेबल होते हैं। फिर अगर हम एक और बात करें, लाइक ये तो सिर्फ क्लाइमेट के चेंज की वजह से हो रहा है। अगर हम एक मोटरवे प्रोजेक्ट है, अगर मोटरवे प्रोजेक्ट बन रहा है ना, तो वो एक ऐसी सोसाइटीज में आपने देखा होगा उसके साइड पे गुंजान आबाद इलाके होते हैं, मतलब वहाँ पे नॉन गुंजान आबाद इलाके होते हैं, वहाँ पर लोगों का इतना रहन सहन नहीं है, बट वहाँ डिफरेंट तरह की वाइल्ड लाइफ सर्वाइव कर रही थी। लेकिन जब इन्होंने मोटरवेज का प्रोजेक्ट लेते हैं ये लोग बायोडाइवर्सिटी को देखते ही नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सी स्पीशीज ऐसी हैं जो डिक्लाइन करती जा रही है, मोस्टली इन पाकिस्तान। अब हम कहें कि हम चिड़िया पहले बहुत ज्यादा देखी जाती थी, स्पैरो और पिजन, कोयल, ये सब पाकिस्तान में मतलब बहुत ज्यादा देखी जाने वाली स्पीशीज थी। बट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज और दूसरी वजह इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की वजह से अब ये स्पीशीज भी डिक्लाइन करती जा रही है। तो सिर्फ ह्यूमन इसका पार्ट नहीं बन गए, बायोडाइवर्सिटी भी इसका बहुत एक बड़ा मेजर पार्ट बन गई है। थैंक यू, दैट्स फ्रॉम माय साइड। आर यू satisfied with Aisha? Thank you so much, Ms. Hafsa, and thank you so much, Sir Daniel. Any other question, guys? If you have any other question, you can ask. Otherwise, we can just wrap this up. Okay, I guess we don't have any other question. So, guys, if I have to conclude the whole webinar in a single paragraph or in like 3 to 4 lines, it's like, आज का जो हमारे पास बेसिक दिन था, the International Day for the Remembrance of the Victims of Climate Change, तो आज हमने इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात की। हमने ट्रेडिशनल तरीके से नहीं देखा कि किस तरीके से हमारे पास जो क्लाइमेट चेंज है वो हमारे जैसे ट्रेडिशनली बात होती है जस्ट ऑफ मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड हाउ द फ्लड्स आर कमिंग, हमने उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखा है जो सोशली और इकोनॉमिकली और हर एस्पेक्ट से इंडिविजुअल्स को इम्पैक्ट करती है। We've talked about how this climate change impact the women in terms of their hygiene, their menstruation cycle and everything. And then we have seen how the children are getting impacted by this thing. And then
very beautifully our guest speakers and our speakers have talked about how the mental well-being of human beings are impacted by the climate change. And then we have Mr. Daniel who just explained about the climate justice, which is not about just a single concept or like anything about somebody in the text chat box asking about Sir Abdullah, I believe. Sir Abdullah ने हमें join करना था, but due to some other commitment, मेरे ख्याल से Mosma, he's join there. नहीं. He is there. He's here with us. Yes, sir. He's here with us. He's here with us. Okay, I cannot. I'll just say Team Burak से join किया sir, I guess. Sir, if you are here, over to you, sir. Everybody is waiting for sir, so. आप लोग बड़े लोग हैं, आप लोग वेबिनार शुरू करते हैं, फिर आप लोग भूल जाते हैं छोटे लोगों को. चले, nonetheless, thank you for passing on the mic. It was a great discussion. माशाल्लाह मैं काफी देर से बैठा सुन रहा हूँ. कुछ जानवरों की बात कर रहे थे, मेरे बेचारे पीछे बैठे हुए लेब्राडोर जलील हो गए गर्मी से. थोड़ा कम कार्बन एमिशन किया करो, बच्चों को थोड़ा ख्याल करो प्लीज. हालो बेहाल है, खुद मैं कम ना आता हूँ, उनको ज्यादा नहला रहा होता हूँ. Okay, let me show you guys. ये देख. So this is Tyson. और टाइसन बेचारा पहले नहाता है, खुद नहाता है, फिर मुझे सर्विसेज के लिए इसने रखा, उसके बाद मिट्टी में नहाता है. एंड शी इज बेला, Tyson's wife. So yeah, these guys are very much impacted due to climate change. थोड़ा सा ख्याल करें प्लीज, दरख्त लगाएं. वैसे तो मैंने अपने छोटे से फार्म हाउस पे काफी सारे दरख्त लगाए हैं, बट ये लोग राजी हो नहीं रहे. So yeah, and he's least interested in either interacting with me and you guys as well. So pardons from my side. Thank you. एनर्जी अलीना, एनर्जी मेरी एनर्जी ये लोग चैनलाइज ही नहीं होने देते, मुझे बात ही नहीं करने देते. जब से टीम एसडीजीज में ये नए बच्चे आए हैं ना, ये सब इन्होंने प्रेसिडेंट माइनस कर दिया बुराक का. तो क्या थोड़ा सा टाइम मिलता है उसमें, फिर एनर्जी आप लोगों को पता ही है. सो या जी अनान भाई, अभी मैं बावलपुर आया हूँ, तो ये सीन है. महानूर सिंह अब्दुल्ला भाई, स्टार्ट में दिया करें आप लोग. स्टार्ट में मैं लेक्चर दूं और एसडीजीज की टीम मुझे प्रेसिडेंटशिप से फारिग कर दे बुराक की. कमाल की बातें करते हो, बहुत ज्यादा मसले मसाइल हैं, तो मुझे सब कुछ देखना पड़ता है. ये लोग एक तरफ हो जाते हैं. अनान भाई आ जाए डेरे पे, 100 बिस्मिल्लाह. आई एम ऑलवेज ओपन टू वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस. आए, अभी भी महफिल लगी हुई है. खैर, सो या Alina Singh sir, your phase 1 of Green Impact 6.0 is so cool. Love to hear. Oh, thank you for your kind words, Alina. ये क्या कह सकते हैं, ये बस दानियाल मानता नहीं है. मैं और मेरे वेंचर्स हमेशा ही कूल होते हैं, लेकिन ये दानियाल जेलस है लोग की मेरे से, आई गेस. Nonetheless, okay, so a great webinar and thank you बने रहने के लिए. 2 घंटे से तुम लोग बैठे हो, हिम्मत है तुम लोगों की. ये एसडीजीज वाले बच्चे वैसे बैठे रहते 2 घंटे, मैं तो बाकी फेलोशिप 40-45 मिनट में वाइंड अप कर देता हूँ. बहरहाल, so guys, I have a few announcements. I don't know पहले हुई हैं या नहीं हुई हैं, फिर भी मैं करूँगा 2 बार. So we have a lot of exciting ventures coming up next for you guys. The first and foremost is Green Impact Fellowship 7.0, जिसमें हम forests और in biodiversity सबको कवर अप करेंगे. Would love to see you guys there. Number 1. Number 2, Climate Refugee Fellowship 2.0 under the leadership of Mozama, और Angan Fellowship 2.0 under the leadership of Amna. And apart from that, एक हेल्थ बेस्ड फेलोशिप हम लॉन्च कर रहे हैं इन पार्टनरशिप विद पाकिस्तान क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट एसोसिएशन, जिसमें आयशा बशीर ट्रस्ट विल बी ऑन बोर्ड विद अस. तो सौ बिस्मिल्लाह, आई वुड लव टू सी यू गाइस देयर. उसके अलावा और भी फेलोशिप्स हैं व्हिच आर ऑन द वे. शीराजिस फेलोशिप फोकस्ड ऑन फीमेल एम्पावरमेंट बाय द women of Burak for the women of Pakistan. And then comes Burak Career Fellowship 4.0 for all those who are very much concerned with their career and professional growth and stuff. So these 6 fellowships are just on the way in next 15 days. So do apply. और ये जो background में टाइसन की आवाजें आ रही हैं, kindly ignore. So yeah, I would love to see you guys there as well.
apparently I guess we have achieved the goals of this webinar, और हम और भी इस तरह के वेबिनार कंडक्ट करते रहेंगे. टीम SDGs हम कह के मैं सारा क्रेडिट अभी अपने सर पे नहीं लूंगा. दिस वाज solely successful just because of Muazzama, Danial, Amna, Hafsa, and the rest of the SDG fellows. So yeah, इसके अलावा guys, I would love के SDGs की बात सिर्फ वेबिनार्स तक महदूद ना रखो, सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस तक महदूद ना रखो, सिर्फ बुराक तक महदूद ना रखो, आपस में वो तो डिस्कस करो. ये टाइसन भी मेरी बातें सुन सुन के पक चुका है. तो लेकिन बात ये है कि हमने फिर भी क्लाइमेट के बारे में बात करनी थी, एंड वी शैल नेवर स्टॉप अबाउट टॉकिंग इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. नॉनदलेस, with that being said, कोई है चैट में मैसेजेस कितना पढ़ाना है? रुकिए, मैं तो पढ़ाता ही नहीं हूँ, मैं ड्रॉप आउट ही समझो मुझे. काइंडली शेयर द ज्वाइनिंग लिंक्स विद अस थ्रू आवर. हाँ जी, विल बी शेयरिंग द ज्वाइनिंग लिंक्स इन द वेबिनार वाली कम्युनिटी एज वेल, और ये अटेंडेंस लिंक भी शेयर हो जाएगा. सर्टिफिकेट्स जल्दी शेयर हो जाएंगे. दरअसल 4-5 फेलोशिप्स अभी भी चल रही हैं, तो थोड़ा प्रेशर बहुत है, तो काइंडली पार्डन अगर सर्टिफिकेट्स लेट हो जाएं, लेकिन सर्टिफिकेट्स सबके साथ शेयर होंगे, रिकॉर्डिंग्स भी जल्दी शेयर हो जाएगी. अनानी सिंह अब्दुल्ला भाई, इंशाल्लाह आपसे कांटेक्ट करूंगा व्हाट्सएप पे, कुछ चीज़ें डिस्कस. सौ बिस्मिल्लाह. अनान, आई एम ऑलवेज अप. अलीना मसल सिंह, ऑल टीम इज सो टैलेंटेड, कूल इन हियर. यू गाइस आर कूल. तुम लोगों को हम कूल लग रहे हैं, तुम लोग कूल हो, हम तो ये मैं इनको मीटिंग में बुलाता हूँ, एसडीजीज वाले आते ही नहीं, तो मुझे इनके हिसाब से जाना पड़ता है. तो पता नहीं है, आई गेस आई लो की एम बोरिंग. नॉनदलेस, ओके गाइस, सो विद दैट बीइंग सेड, मुझे दें इजाजत. मेरे से कोई सवाल जवाब है तो मैं एड्रेस करता हूँ, वरना अगर टाइसन नहीं मेरी सुन रहा तो आप लोग तो फिर अशरफुल मखलूकात हैं, आप लोगों ने कहाँ सुननी है मेरी बात. कंक्लूड करते हैं. ओके, आई गेस किसी का कोई सवाल नहीं. ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें. दानियाल, रिकॉर्डिंग सेव कर लेना ताकि मैं बाद में एडिट करके इनके साथ लिंक शेयर कर दूं, और आप लोग कैरी ऑन करें. दैट वाज इट. आई टू मेक दीज अनाउंसमेंट्स. मुझे इन्होंने सिर्फ अनाउंसमेंट्स करने के लिए रखा है. फेलोशिप अनाउंस कर दो, ये कर दो, वो कर दो, क्लोजिंग सेरेमनी में आगे 2 जुमले बोल दो. खैर कोई नहीं, आप लोग भी आए, बुराक की कैबिनेट का हिस्सा बने जब एंड तो मेरे हक के लिए लड़े आके इनसे. आई एम सो टायर्ड, मुझे मेरा हक नहीं मिल रहा, मेरी इतनी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिल रहा. ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज. राफिज सर, थैंक यू सो मच. एंड इंशाल्लाह टीम एसडीजी मिलके कैसा एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करेगी जिसमें टाइसन अच्छे से रह सकेगा, और उसके लिए हम सब क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करते रहेंगे. एंड लॉन्ग लिव द टीम एसडीजी. सो गाइज, आई थिंक दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड. आई होप कि आप लोगों को आज का वेबिनार अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा. और जो हमारे अपकमिंग फेलोशिप्स हैं, यू गाइज डेफिनेटली ज्वाइन वो वाली फेलोशिप्स पे, बिकॉज वो भी बहुत मेहनत से डिजाइन हुई है, और पूरी टीम एसडीजी से बहुत मेहनत की है उसके ऊपर, जो टीम एसडीजी की फेलोशिप है उनके ऊपर. सो गाइज काइंडली ज्वाइन दैट. तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह ताला की अमान में रहें, और बुराक के साथ एसोसिएशन अपनी कंटिन्यू रखिएगा. तब तक के लिए शब खैर, अल्लाह. Guys, we have one request. Please, if you are still here and अगर आप लोग properly feel free करते हो, so turn on your cameras. Just we would like to have a snapshot, and then we will be concluding our session. If you are feeling free. दानियाल भाई, मेरी भी तस्वीर ले लीजिएगा प्लीज. सर मैं आपकी जरूर लेता हूँ, आप टेंशन ना लें. So guys, if you are free, भी ले लिए, बल्कि टाइसन की भी ले लिए मेरे ख्याल से, वो भी आए हैं बीच में. टाइसन तो बॉस है. टाइसन इज द अल्टीमेट बॉस. मेरी तस्वीर ना डले कोई Okay. बात नहीं, टाइसन की डलनी चाहिए. guys ready? आप लोग please आएं, and we will be having one snapshot, 1 to 2 snapshots, and then we will be happy. No worries, Mr. Kaya. Mozma ready? Please take the snapshot. Yes, sir. Then say thank you so much. Okay, thank you guys. Thank you so much for attending today's webinar. और इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे फिर किसी. तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, और over to you, Mozma. Okay, guys. For today, it's a lot. Thank you so much for joining us today. Allah Hafiz.